अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं रोज़ की तरह बाखबर सवेरा और मैं हूं मतिया नकवी। और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, पता नहीं चल रहा कि मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है। एक दिन एक खबर गर्म होती है, अभी उस खबर को हम इंतज़ार ही कर रहे होते हैं कि ज़रा उसको वो ठंडी हो जाए, ज़रा वो दम पे आ जाए, ज़रा उसका टेस्ट फ्लेवर डेवलप हो जाए, उसके बाद हम आपके सामने प्रेजेंट करें। इतनी देर में हालात बदल जाते हैं। हाँ, तो कल को भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल थी जनाब। और कल जो खबर गर्म थी वो थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुताल्लिक। बिल्कुल शफात। अब ये देखेंगे, फवाद चौधरी साहब ने तो डेट भी दे दी इस हवाले से। उन्होंने बोला कि 15 जनवरी से पहले जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनको वतन वापस लाया जाएगा। लेकिन अब देखना ये है, क्योंकि ये बात पहली बार नहीं की गई शफात, ये बात पहले भी की गई है। और देखिए अब पूरा शफात साल होने को आया है, वो बाहर गए हैं, अभी तक उनका इलाज भी शुरू नहीं हुआ। और जिन वजूहात की बिना पर वो बाहर गए थे वो ये था कि बिकॉज अब काफ़ी ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम होती जा रही है, उनके पेटेक्स गिरते जा रहे हैं, तो सर्जरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वो कहाँ गई सर्जरी? पता नहीं कैसे होगी सर्जरी, और इन हालात में जब वो इतनी ज़बरदस्त एग्रेशन में आ गए हैं तो फिर पता नहीं कैसे आगे मामला बढ़ेगा। बहुत कुछ है जी मज़ीद भी आपके साथ शेयर करने के लिए। वफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं। नहीं, आईजी के मसले पे नहीं, वो तो खड़े भी हैं, लेकिन जज़ायर के मसले पे भी अब वो आमने सामने खड़े हो गए हैं। सिंध के बाहर जो जजीरे मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता वैसे कि सिंध के साहिली पट्टी में बहुत सारे जजीरे मौजूद हैं। वो उनके ऊपर जी वफाक और सिंध का एक तनाज़ा सामने आ रहा है, रोज़ बरोज़ वो शिद्दत पकड़ता जा रहा है। वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे जनाब? टॉप स्टोरीज की जाने चलेंगे। नवाज शरीफ की वापसी की कोशिशें तेज। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने बरतानवी वजीर दाखिला को खत लिख दिया। इश्तिहारी है, नवाज शरीफ को डिपोर्ट किया जाए। खत का मतन, 15 जनवरी तक मुजरिम को लंदन से वापस ले आएंगे, फवाद चौधरी का दावा। जी तो ये तो थी टॉप स्टोरीज। और सबसे पहले बात करेंगे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से, जो कि बैरून मुल्क गए थे इलाज कराने के लिए। उनका इलाज नहीं हुआ और हुकूमत ने लंदन में इलाज के लिए जाने वाले नवाज शरीफ की वापसी की जो कोशिशें हैं वो तेज कर दी हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा है कि नवाज शरीफ को 15 जनवरी तक वापस ले आएंगे। सजा याफ्ता होने की वजह से नवाज शरीफ की पोजीशन मुख्तलिफ है। चीफ की पोजीशन मुख्तलिफ है बाकियों से कि ये कॉन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता हैं। बाकी लोगों के तो केसेस चल रहे हैं, ये चूँकि सजा याफ्ता हैं, लिहाजा बरतानवी हुकूमत इसके ऊपर फैसला जो है वो जल्दी करेंगे। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हम 15 जनवरी से पहले नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। उधर मुशीर बराए दाखिला और इत्तिसाब शहजाद अकबर ने बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला को खत भी लिखा है, जिसमें लूट मार करने वाले नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने की दरख्वास्त की है। साथ ही आपको बताते चलें कि बैनुल-अक़वामी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने ख़त में तफसीलात शाया की हैं। बरतानिया में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सरबराह डैनियल ब्रूस ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है। डैनियल ब्रूस का कहना है कि करप्शन करने वाले मुल्ज़िमान को बरतानिया में इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए, उन्हें वतन वापस भेजना चाहिए। दूसरी जानिब अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेज में नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर चस्मा कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने तलबी का नोटिस अदालत की हदूद में भी चस्पा करने की हिदायत की थी। उधर वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ काफ़ी जोशो खरोश से तकारीर कर रहे हैं, पाकिस्तान वापस आए, वहाँ बानी एमक्यूएम बनकर ना बैठे। ये कहना था कि जी मैंने अपने दिल का इलाज करना, लेकिन दिल का तो इलाज आपके सामने उन्होंने करवाया कोई नहीं है, वो किसी और इलाज में पड़ गए। इस वक्त हमें तो उन्होंने एक भी प्लेटलेट की रिपोर्ट नहीं आई। काफ़ी जोशो खरोश से तकरीरें देते हैं। आप मेहरबानी करके वापस आएँ, वह अल्ताफ़ हुसैन न बन के बैठे ना। सियासत करनी है, पाकिस्तान आए और आके सियासत करें, किसने मना किया? ऐसी अपोजिशन की जलसा जुलूस जो है ना, ऐसे कोई हुकूमत नहीं जाने लगी अगर उनकी खाम ख्याली है। एक अब्बा एक जगह अंदर है, एक अब्बा दूसरी जगह अंदर है, एक जो है वो एक्सकॉन्डर है, वो तो अपनी ज़ात बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं। सच अ रिकॉल फ्रॉम दी ओल्डन टाइम्स। जलसे जुलूसों से हुकूमत नहीं जाने लगी, ये बात अब पीटीआई कह रही है। हमारे साथ मौजूदा नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हुकूमत आपकी पार्टी के कायद की वतन वापसी के लिए बड़ी कोशिशें कर रही है और शहजाद अकबर साहब ने इस हवाले से बयानात भी दिए हैं। आपको क्या लगता है हुकूमत को कामयाबी मिलेगी? नहीं देखिए, ये तो सवाल ही नहीं है कि उनकी वापसी का मामला, उनकी जो जितनी बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब की है, इतनी तो किसी और सियासी लीडर की नहीं है। तो वो
अपनी बीमारी की वजह से बैरून मुल्क हैं, और जब भी उनका इलाज मुकम्मल होगा, ये पार्टी ने भी उनसे कहा है कि आप अपने इलाज तक वहाँ पर रहें, और अगर ये किसी को कोई गलत फहमी है या कोई जोम है कि खुदा न खास्ता मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो उनकी तो यहाँ पर जितनी पॉलिटिकल फॉलोइंग है, जितनी उनकी लोगों की उनके साथ एक वालिहाना वाबस्तगी है, तो ये कैसे तसव्वुर भी किया जा सकता है। ये तो किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि वो वापस नहीं, तो ये चीज़ है कि कह रहे हैं कि हम जाएंगे और लेकर आएंगे। सेकेंडली जो ये इस वक्त मैंने कल सुना जो हुकूमती वज़रा बार बार आके कह रहे हैं कि जी हमने यहाँ से एक लेटर उनको लिख दिया है, और उस लेटर के नतीजे में ये सारा होगा, तो ये तो बड़ी एक इस्टेब्लिश्ड पोजीशन है, ये नॉन फैक्ट है कि गवर्नमेंट के दोनों इकदाम, एक तो ये जो उनके ख़िलाफ़ ट्रायल के प्रोसेसेस हैं उन तक जाने के लिए जो प्रोसीजर में से, जिसमें से ये नैब का और बाकी सारे, वो बिल्कुल फेयर नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बात लेकिन है। मलिक साहब, बहुत सारी जगहों पे मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा था कि वो वतन जल्दी वापस आ जाएंगे और वो लीड भी करेंगे इस पीडीएम की तमाम तो चीज़ों को। फवाद चौधरी साहब ने भी अब दावा किया है कि वो 15 जनवरी तक नवाज शरीफ को वतन वापस ले आएंगे। सो हुकूमत के वापस लाने पर वो आएंगे, या हो सकता है वो पहले खुद से ही आ जाएं? मेरे ख्याल फवाद साहब के पास कोई साइंटिफिक टेलीस्कोप ऐसी है, वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान और ईद उल फितर के चांद वाले मामले पे तो उनकी टेलीस्कोप लगता है ठीक काम करती है। ये गालिबन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मियाँ साहब की सेहत के मामले में हमारी तशवीश है। ये बयान फवाद साहब को ना देना चाहिए था और ना इस तरह की, लेकिन क्या करें, मेरा ख्याल इमरान खान की कैबिनेट में होने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ इस किस्म की बातें करते रहें जो कि गैर इंसानी भी हों और गैर अखलाकी भी हों। बरल एनीवेज मियाँ साहब इंशाल्लाह ज़रूर वापस आएँ, याब होने के बाद आएँ। मलिक साहब, इश्तिहारात चस्पा हो गए हैं, अखबारात में भी इश्तिहारात आ चुके हैं। आपको लगता है कि आप लोग इससे को पॉलिटिकल माइलेज को पॉलिटिकल एज लेंगे? क्या लगता है आपको, कैसे रिएक्ट करना चाहिए आपको उस पर? ये तो कोर्ट का एक प्रोसेस है, हमें अदालतों से तवक्को है कि जब वो फाइनली इस पे डिसाइड करेंगी और हमें इंसाफ मिलेगा। हम अगर किसी एक हुक्म से, अदालत के हुक्म से हमें लगेगा कि हमें कोई नाराज़गी है उस हुक्म से, तो हम उसके ख़िलाफ़ एक हायर फोरम पे अपील कर लेंगे। तो वो तो एक अपना एक अदालती प्रोसेस है जिस पर कोई ज़्यादा कमेंट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स करना वैसे भी मुनासिब नहीं है। तो ये जब इसकी कोई फाइनल स्टेज आती है, तो अगर वो हुक्म जिससे हमारे को हकूक़ मुतासिर हो रहे होंगे, तो हम उसको किसी अपलेट जुर्म चैलेंज बहुत बहुत करेंगे। शुक्रिया जी। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि जी अदालतों का एहतराम हम करते हैं और अगर हमें कोई फैसला पसंद नहीं आएगा, हमारी मर्जी का नहीं होगा, तो हम उसके खिलाफ अपील करेंगे। बिल्कुल शफात, और साथ में उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के वाले से बात भी कर दी, जो स्पेसिफिकली फवाद चौधरी साहब ने बोला भी है कि वो 15 जनवरी से पहले वापस आ जाएंगे। सो उन्होंने बोला कि जी वैसे तो उनके पास इस्लामिक कैलेंडर को देखने के लिए है एक साइंटिफिक टेलीस्कोप है, लेकिन क्योंकि इनको बहुत तशवीश है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से, बिकॉज ही इज़ नॉट वेल अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लीग नून, तो उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। हम वैसे कोशिश कर रहे हैं कि हम फवाद चौधरी साहब से भी इस वाले से रब्ता कर ले, बिकॉज समहाउ शफात अभी जो जैसे कोशिशें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी गई और ऐसा लग रहा है कि दे आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो शायद वो किसी तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापस ले ही आए। मेन कंसर्न जो है वो मियाँ साहब की वापसी से मुताल्लिक ये है कि वो जिस मकसद के लिए गए थे लंदन, वो मकसद अभी तक शुरू नहीं हुआ। और फिर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई कि जी जब तक कोरोना है तब तक उनका इलाज शुरू नहीं हो सकता। अब ये कोरोना तो मतलब ऐसा लगता है ये तो एंडेमिक है, ये तो बहुत बिल्कुल तवील अरसे तक रहेगा। शफात, और इमेजिन लास्ट रिपोर्ट जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट थी वो कब शेयर की गई थी? 1 जनवरी में हुई थी, आई थिंक 1 जून में आई। बिल्कुल ऐसी जनवरी में, जो जून में भी थी, उसमें तो बोला गया था कि ये भी इनका इलाज नहीं हो सकता, वो कोरोना वाली जो अभी आप बात कर रहे हैं। लेकिन जनवरी वाली वाज द लास्ट रिपोर्ट जो कि शेयर की गई थी, और उसके बाद ऐसे कोई रिपोर्ट। लेकिन मदिया, आप खुद भी माशाल्लाह इतने अरसे से टेलीविजन पे हैं, आप खुद भी इतने अरसे से वो देख रहे हैं, आपने देखा है कि जो अंदाज है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, जैसे वो तकरीर कर रहे हैं, वो बीमार नजर नहीं आ रहे। कुछ लोग स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं जो मतलब यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बाकी वो लग भी रहा है, क्योंकि वो जैसी तकारीर करें और वो तकारीर भी बहुत सख्त और मुतनाज़ किस्म की तकारीर करें, तो अगर और शफात मेरे ख्याल से इतने अरसे आपने पाकिस्तान में हुकूमत की है, आप पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा अस्पताल ही नहीं बना सके जहाँ पर आपका इलाज हो सके। तो आप खुद सोचें कि अभी तो ये अफोर्ड कर सकते हैं, इनके पास इतना पैसा है, ये बाहर जाते हैं, ये महंगे महंगे अस्पतालों से इलाज कराते हैं, तो आम आवाम कहाँ जाएगी? मतलब उनको कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की बीमारी होगी तो वो कहाँ से इलाज कराएंगी? तो
पॉइंट तो अपनी जगह मौजूद है। जरा सिंध पे नजर डालते हैं जनाब, और सिंध करते हैं कराची वाक़े पर और जज़ायर ऑर्डिनेंस पर। सिंध हुकूमत और वफाक हर बार की तरह इस बार भी आमने सामने खड़े हुए हैं। सिंध ने पहले मतलब कोरोना के मामले में हमने देखा, लॉकडाउन के मामले में हमने देखा आमने सामने रहे, और अब भी भाइयों की तरह आमने सामने खड़े हुए हैं जिनका आपस में तनाज़ा होता है। सिंध ने वफाक के जज़ायर ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है। मुराद अली शाह ने ऑर्डिनेंस को सिंध की सालमियत पे हमला करार दिया है। बिल्कुल जी, और करारदाद के जरिए जज़ायर को वापस लेने का मुतालबा भी किया गया है। साथ ही गुज़िश्ता रोज सिंध असेंबली में उर्दू को इज्जत दो का नारा भी लगाया गया, हंगामा आराई भी हुई और स्पीकर डाइस का घेराव भी किया गया, और पीटीआई और एमक्यू ने तो इस इजलास का बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन जो विफाकी हुकूमत के इत्तेहादी जीडीए है उसने शफात वॉकआउट नहीं किया था। ये एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने इदारों को लड़वाने की कोशिश की है, उन्हें मालूम नहीं वो किस आग से खेल रहे हैं। उनका कहना था कि मरियम नवाज ने खुद को बेनजीर समझ लिया है, जूते कपड़े और मेकअप से कोई बेनजीर नहीं बनता। आपकी हैसियत क्या है? आप एक विरासत की वजह से आपको एक पार्टी की लीडरशिप मिली है, अपने कद से बड़ी बातें करते हैं। क्या हाल है सिंध का, क्या हाल है कराची का? आपने हर इदारे को पोलिटिसाइज किया, आपने पुलिस को भी पोलिटिसाइज किया। आप एक एक जगह से पैसे लेते थे, आप नौकरियां बेचते थे। जो खातूने वाले हैं उनका न सियासत से कोई ताल्लुक है और न वो सियासी लीडर हैं, वो एक हाउस वाइफ हैं और उनको भी घसीटा गया। इनको पता नहीं कि ये किस आग से खेल रहे हैं। मरियम नवाज वो भी एक विरासत की पैदावार हैं, उन्होंने अपने आप को बेनजीर समझ लिया है। और दूसरी जानिब मुशीर दाखिला एहतिसाब शहजाद अकबर का कहना है कि कराची वाक़े पर दोनों जमातें बड़ा गेम खेल रही हैं। वफाकी हुकूमत को इस मामले से दूर रखा है। JIT केस में IG सिंध मुश्ताक महर का बाकायदा नाम आया था। मुश्ताक महर पर JIT केस में गवाहान को हिरासा करने का इल्ज़ाम साबित हुआ था। ये बात उन्होंने अरशद शरीफ साहब के शो में कही थी। इस दिन ये FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी का मामला होता है। मैं बार बार चीख के कह रहा हूँ, मुझे दो चीज़ों में से एक चीज़ नज़र आ रही है। या तो आपके साथ बिलावल साहब जो हैं कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं, या आप दोनों मिल के कोई एक तमाशा लगाना चाह रहे हैं। अगर IG अगवा हुआ तो अगवा तो एक क्रिमिनल PPC का ऑफेंस है, उसका एक पर्चा कटता है। यहाँ पे भी जब कोई बंदा जाता है तो सबसे पहली चीज़ जो हाई कोर्ट भी कहती है कि भाई इसकी FIR कटी कि नहीं कटी किडनैपिंग की। तो उस पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, और जो चिट्ठियाँ वहाँ से लिखवाने का एक सिलसिला शुरू हो गया। हमने तो बिल्कुल वफाकी हुकूमत को इसलिए इससे दूर रखा कि ये चूँकि पहले ही इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत पर लगा रहे हैं, हमारा मोराल बहुत डाउन हो गया, हमें 2 महीने की छुट्टी पे भेज दें। तो 2 महीने में मोराल के टीके लगवा के आने हैं आपने। IG साहब हैं मुश्ताक महर साहब, ये बिलखसूस आपको याद होगा अरशद कितना बड़ा मामला बन गया था। वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि हमें यही IG साहब चाहिए। आपको याद है JIT रिपोर्ट जब आई थी ओमनी ग्रुप की, तो ओमनी ग्रुप के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन थी, इनके खिलाफ तहकीकात हुई थी, और तहकीकात में ये साबित हुआ था कि इन्होंने विटनेसेस को हरास किया, उनको किडनैप करने की कोशिश की। वो विटनेसेस जो ओमनी के खिलाफ गवाही दे रहे थे। कल जी मुराद अली शाह साहब सिंध असम्बली में भी गरजे भर से उनका कहना था कि कराची वाक़े का मुकदमा अल्टीमेटम से पहले दर्ज किया गया, पुलिस के साथ खड़े हैं। आर्मी चीफ ने मामले का नोटिस ले लिया है, इन्वेस्टिगेशन भी करवाएंगे। रात को 1-1:30 बजे कहते सुबह तक मुकदमा नहीं दाखिल हुआ, तो हम ऐसी तैसी में मतलब ये सिंध जो है कोई कॉलोनी है कि मैं चीफ सेक्रेटरी और IG को बुलवा लूंगा क्या काबीना में? चीफ सेक्रेटरी और IG फेडरल काबीना के नीचे नहीं है। हम अपनी पुलिस सर्विस के साथ खड़े। और 18 अक्टूबर को मज़ार कायद पर जो हुआ था शफात, उसके हवाले से पॉलिटिशियन की बयानबाजी जारी है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि बादशाह के दामाद ने बाबाए कौम के मज़ार की तौहीन की, और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, शाही दामाद की तौहीन हो गई और सिंध का शाही खानदान मुंह दिखाने के काबिल ना रहा। पुलिस की भी तौहीन हो गई। ये जुल्म का निज़ाम है जहां तजलील शाही खानदान करे, मजलूम भी वही ठहरे। जमहूरियत के नाम पर ये मजाक बंद करना पड़ेगा, कानून सब के लिए होगा। उधर ऑपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि वफाकी हुकूमत जल्दी पर तेल डाल रही है। वजीर आजम फौज को सियासत में मुलविस कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पुलिस चीफ को अगवा कर लिया जाए तो आवाम का क्या बनेगा। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि आर्मी चीफ ने वो जिम्मेदारी निभाई है जो वजीर आजम की थी। आजम ने फौज को भी अपनी सियासत में मुलवस कर दिया है। पुलिस चीफ को अगवा कर लिया जाए, उस मुल्क के अवाम का क्या बनेगा। ये वफाक और सूबे के दरमियान टकराव है। इतना बड़ा वाकया हो जाने के बाद
वजीर आजम की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई भी जिम्मेदाराना बयान नहीं आया, बल्कि वो जलती पर तेल डालने की कोशिश हो रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने बड़े एहसन तरीके से जो है वो इंटरवेंशन की। ये जिम्मेदारी वजीर आजम की थी। वो ये तासुर दे रहे हैं कि उनका तो इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। वजीर आजम साहब सोचने समझने की जो सलाहियत से उससे महरूम होते जा रहे हैं कि वो हमारे कौमी अदारों को इस सियासत में मुलव्वस कर रहे हैं। आप तो जातियात पर उतर रहे हैं। जो मुंह के ऊपर हाथ फेर के जो जेस्चर दे रहे हैं वो किसी वजीर आजम के शायान शान नहीं है। तो जनाब ये तो आपने देखा कि सियासी माहौल किस कदर गर्मा गर्म है, और अगर गर्मा गर्म की बात हो तो फिर आपके सामने कोई खाने पीने की भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल शफाफ। आप देखिए गर्मा गर्म से बात जोड़ी है। क्या आपने कमाल ही गर्मा गर्म सियासत, गर्मा गर्म क्योंकि देखिए अब आप मौसम का हाल कितने उचक उचक के बताते थे ना, तो अब वो गर्मी नहीं रही शफात, अब जरा सर्दी आने वाली है। आपने देखा ना सुबह लाहौर में तो वैसे प्रॉपर आ गई है लाहौर में सर्दी, इस्लामाबाद में भी प्रॉपर आ चुकी है। लेकिन अब आपको जरा बात करते हैं गर्मा गर्म की, जैसे बात की ना तो एक खाने की बात करते हैं, और खाना भी केड़ा। हम आपको डेरे लेके चलते हैं, डेरा फुल्ला दसेरा। आज आपको लेके चलते हैं जनाब डेरा इस्माइल खान का मशहूर एक सौगात है, सोबत, जिसको बाद लोग पेंडा भी कहते हैं। तो जनाब सोबत के हवाले से आपको ज़रा बताएं कि किस तरह से वो तैयार की जाती है, कैसे सर्व की जाती है। थैंक यू सो मच। वैसे शफात मुझे तो अब पता चला कि बचपन में मैंने भी सोबत खाई, मुझे मैं अभी भी सोबत खाती हूँ। जब आलू गोश्त का अच्छा सालन बनता है तो उसके अंदर आप रोटियां घर की जो पकी हुई चपाती है तो इसको आप भिगो दें। हाय बढ़िया जो सोबत देखिए, एक तो वो होती है जो आपने ना मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कर लिया, और एक होता है कि जब आप 3-4 सालन मिला के एक सोबत प्रिपेयर करते हैं, फिर वो जो रोटियां उसमें चली जाती हैं वो फ्राई होती हैं, फिर वो जब दोबारा बाहर आती है उन पे हाँ जी, उसके बाद उन पे हल्का सा तड़का भी होता है, और बाजुकात उसके ऊपर चिकन का एक चरगा या एक ऐसे ना एक वो कोई रोस्ट का एक वो पीस या कोई ऐसी रान वगैरह ये रख दी जाती है। तो मतलब बंदे की रान नहीं, इंसान मतलब बकरे की रान वो रख, तो उससे जरा जो है ना पता चलता है कि आपने कोई जो है ना मतलब वो आप समझ रहे हैं हिसाब किताब। पेंडा कहते हैं जनाब इसको, या सोबत, डेरे की सौगात है, पश्तून इलाके में बड़ी मकबूल है। पश्तून इलाके में पेंडा कहते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और अब यहाँ पे आगे देखें क्या स्पीड ब्रेकर है। ओ छोटी सी ब्रेक आ गई जनाब। हमने काफी आपको सियासी खबरों का हवाले से बता दिया, जरा थोड़ा आपका मूड बेहतर भी करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और कल कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी पे एक धमाका हुआ था। 4 मंजिला इमारत के मेज़नाइन फ्लोर पे ये धमाका हुआ, और इस धमाके के नतीजे में बड़ा नुकसान देखने में आया। इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अफजल खान मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी अफजल बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी देखिए, इस वक्त की सूरत हाल तो ये है कि यहाँ पर SBCA के जो एहलकार हैं और जो हैवी मशीनरी है वो पहुँची है ताकि इस मलबे को यहाँ से हटाया जा सके, और उसके बाद SBCA इस इमारत का जो है इंस्पेक्शन करना चाहती है ताकि इस बात को कंफर्म किया जाए कि ये इमारत रिहाइश के काबिल है या नहीं। ताहम जो इमारत का सामने का जो हिस्सा है जो बुरी तरह से इस धमाके के नतीजे में मुतासिर हुआ है, उसके बारे में बताया गया है कि उसको तोड़ा जाएगा। ताहम दिगर जो इमारत के जो हिस्से हैं उनके हवाले से आज मुआयना किया जाएगा, और उसके बाद इस बात का हतमी तौर पर फैसला होगा कि इस इमारत को पूरी तरह से डिमोलिश करने की ज़रूरत है या नहीं। जबकि जो पुलिस और SSGC के जो एहलकार हैं वो भी आज यहाँ पर आएंगे ताकि दोबारा इसकी तहकीकात की जाए, मज़ीद इसकी जांच की जाए, क्योंकि पुलिस ने जो गुज़िश्ता रोज़ मुकदमा दर्ज किया इस वाक़े का, उसके अंदर BDS की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई थी उसकी रोशनी में कहा गया है कि ये गैस लीकेज के नतीजे में धमाका हुआ है। लेकिन SSGC हुकाम का कहना है कि यहाँ पर कोई गैस लीकेज नहीं थी, जिसके बाद जो है वो कुछ मामला सा बन गया है, और इस मामले को हल करने के लिए अब मज़ीद इसकी तहकीकात की जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही हुई है। अगर गैस लीकेज का धमाका था जैसे कि कहा जा रहा है इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में, तो क्या जब आप लोग कल इस लोकेशन पर पहुंचे तो क्या गैस की बू मौजूद थी? जी नहीं, बिल्कुल गैस की बू भी नहीं थी, कोई आतिशज़दगी का वाक़या भी नहीं हुआ था, और उसके अलावा
दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कोई धमाका खेज मवाद भी जो है वो फौरी तौर पर नहीं मिला था। काफ़ी 2-3 घंटे तक यहाँ पर BDS गुज़िश्ता रोज़ काम करती रही और उसके बाद पुलिस की जानिब से कहा गया कि गैस लीकेज की वजह से ये धमाका हुआ है, लेकिन उसी दौरान SSGC की जानिब से भी तरदीद की गई। उनका कहना था कि यहाँ पर कोई गैस लीकेज नहीं थी और ना ही यहाँ पर कोई गैस सिलेंडर था, जिसके बाद कुछ तहकीकाती इदारे इस बात को जो है वो शायद कबूल नहीं कर पा रहे, इसलिए उनका कहना है कि वो मज़ीद तो ये भी यही कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर गैस लीकेज है, लेकिन असल वजूहत कुछ और भी हो सकती हैं। अच्छा, अफसर बताइएगा कि हम कल रात भी देख रहे थे अपने चैनल पे कि जो बहुत सारे इसके जो मकीन है, कुछ तो अपने रिश्तेदारों के घर चले गए और जो कुछ थे वो फिर भी बिल्डिंग के बाहर ही मौजूद रहे। तो अभी क्या सिचुएशन है मुतासरीन की? क्योंकि इंतजामिया ने बोला था उनको खाना देगी, खाना भी नहीं दिया। उन्होंने बोला कि जी हम इनको अकोमोडेशन देंगे, अकोमोडेशन भी नहीं दी गई। जी नहीं, इस वक्त यहाँ पर तो कोई लोग मौजूद नहीं है। बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आने के बाद लोग यहाँ से नकल मकानी कर चुके थे, मुख्तलिफ़ मकामात पर अपने जो रिश्तेदार हैं उनके घरों को जा चुके थे। फिर उसके अलावा एक वजह यह भी थी कि यहाँ पर जैसे ही ये धमाका हुआ उसके बाद बिजली और गैस के कनेक्शंस भी जो है उनको भी मुअत्तल कर दिया गया था, जिसकी वजह से अभी 24 घंटे गुजर जाने के बाद अब जो है बताया जा रहा है कि इस इलाके के अंदर बिजली जो है वो बहाल हुई है, लेकिन गैस ताहाल जो है वो बहाल नहीं। पुलिस के जो तहकीकाती इदारे हैं उसके साथ साथ SSGC के कुछ एहलकार भी यहाँ पर आएंगे ताकि मज़ीद जांच की जा सके और इस बात का तयन किया जा सके कि अगर ये गैस लीकेज के नतीजे में वाक़तन ये धमाका हुआ है तो वो गैस लीकेज कहाँ पर हुई थी और उसकी क्या नौइयत थी। पुलिस के साथ साथ यहाँ पर बड़ी तबाही हुई है। SSGC के जो एहलकार है वो भी यहाँ पर आएंगे और डिटेल में देखा जाएगा और तहकीकात की जाएगी कि क्या आया ये वाकई जो इतना खौफनाक का कल जो वाक़या था जिसके नतीजे में शफात 5 अफराद जाँ बहक हुए और 15 से ज़ायद अफराद जो थे वो ज़ख्मी हुए। क्या वो गैस लीकेज की वजह से हुआ था? बहुत शुक्रिया जी, अफसर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। जनाब, ये सारी सूरत कल कराची के धमाके के बाद कल भी हमने अपने तकरीबन पूरे शो में इस मामले को कवर किया, लम्हा बलम्हा आपको अपडेट भी करते रहे, लेकिन जिस तरह से हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं ऐसे शवाहिद नज़र नहीं आ रहे मदीना। बिल्कुल बिल्कुल शफात, बात बिल्कुल ऐसी है, लेकिन अब यही है कि तहकीकात होंगी और ये तहकीकात कितने अरसे चलेंगे। और साथ में शफात जो कल इंतजामिया की जानिब से कहा गया था, क्योंकि 100 से ज़ायद यहाँ पे फ्लैट्स थे, उन सबको वैक्यूट कराया गया। कुछ लोग तो चले गए रिश्तेदारों की तरफ, लेकिन कुछ लोग रात गए तक बिल्डिंग के बाहर ही खड़े रहे, क्योंकि शफात अब वहाँ से अपना सामान तो नहीं निकाल सकते, लोगों का कीमती सामान यहाँ पर मौजूद है। जैसे हम कल देख रहे थे कि वो खवातीन जिनके उस बैंक के अंदर लॉकर्स में चीज़ें पड़ी थी वो भी बेचारी दूर दराज के इलाकों से आके बैंक के बाहर खड़ी हुई थी, क्योंकि लोगों के अंदर समहाउ ये खौफ है। एग्जैक्टली जी। मजीद भी इस हवाले से जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब कुछ बात करेंगे हम क्रिकेट के हवाले से जो कि होने जा रही है पाकिस्तान में। और आपको पता है कि जिम्बाब्वे की टीम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और उनकी कोरोना टेस्ट भी जो हैं वो शफात नेगेटिव आ गए हैं। तो आज से कौमी क्रिकेटर्स जो हैं वो अपनी ट्रेनिंग भी करेंगे और क्रिकेटर्स की 4 रोज़ा ट्रेनिंग कज़ाफ़ी स्टेडियम में शेड्यूल्ड है। जी जनाब, और पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो चुकी है एक बार फिर। कोरोना के बाद इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आएंगी, पाकिस्तान आने के बाद वो वहाँ पे क्रिकेट भी खेलेंगी। क्रिकेट से होगा ये कि भारतीय जलन जो है ना वो जरा मजीद उबल के सामने आएगी। वैसे मदीहा, कल अगर आपने भारतीय मीडिया जरा सा भी देखा हो, आप को कराची के इलाके गुलशन बाग का पता चला? मुझे ऑलरेडी मैं कार्टून नेटवर्क भी देख सकती हूँ, बच्चों के इतने 100 चैनल्स आते हैं कार्टून के। वैसे मैंने उसका नाम रखा है इट्स इंडियट मोदिया, इट्स नॉट इंडियन मीडिया। एनीवे, वहां पे अब हुआ ये जनाब के चूंकि कोच थे जिम्बाब्वे के, उनको भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान आने से रोक दिया है और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने उन्हें लाल चंद्र राजपूत को पाकिस्तान न ले जाने का कहा है। ये जिम्बाब्वे के कोच हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से जो खबरें हैं और उनके ऊपर अपना रद्दमल देते हुए कहा है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट कोच लाल चंद्र राजपूत को पाकिस्तान का वीज़ा जारी किया गया था, ताहम उसके बावजूद टीम के साथ पाकिस्तान शफा जो मर्जी कर लें, मतलब मैं तो कहती हूँ अनप्रोफेशनल की इंतहा है। वो जो इनके अंदर की जो खुन्नस है ना वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। और जो बोर्ड तर्जुमान के मुताबिक अब दौरा पाकिस्तान में डगलस जो है वो जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कोच होंगे और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला एक रोज़ा जो मैच हो रहा है जिसके लिए तमाम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, वो होने जा रहा है 30 अक्टूबर को, वो भी रावलपिंडी में। जबकि जो उनका दूसरा मैच है वो होगा 1 नवंबर को और जो आखिरी एक रोज़ा मैच है वो होगा 3 नवंबर को, जिसके बाद जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम
टीम T20 सीरीज के लिए फिर टीम लाहौर पहुंच चुकी है। इसी हवाले से बात करने के लिए हम मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि ये क्या एटीट्यूड है भारत का, एक प्रोफेशनल कोच को पाकिस्तान आने से रोक दिया, ये पुरानी कोई इनकी जो कोई दिमागी कोई मसला है या फिर कोई नई बात है? देखिए, भारत हमेशा से खेल में सियासत को डाल रहा है, हमेशा सियासत लेके आता है खेलों में। ना वो पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहा है, ना वो अपनी टीमों को पाकिस्तान आने देता है, ना पाकिस्तान की टीम को भारत आने देता है। तो जिम्बाब्वे के कोच लालचंद राजपूत फॉर्मर इंडियन बैट्समैन है, जब उन्होंने अप्लाई किया पाकिस्तान का वीज़ा हरारे से, तो पाकिस्तान कौंसलेट ने बड़ा स्मार्ट मूव खेला। उन्होंने कहा हम क्यों मना करें, इंडिया को मना करने दें, वो ज़रूर आएँ। और पाकिस्तान ने उनको क्लियरेंस दी, पाकिस्तानी एम्बेसी ने। और जब उन्हें जिम्बाब्वे से वीज़ा मिल गया तो उन्होंने इंडियन हाई कमीशन से क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया और इंडियन हाई कमीशन ने उन्हें मना कर दिया कि आप पाकिस्तान मत जाएं, इसलिए कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान से अच्छे नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ कोई भी रवाबित नहीं रखना चाहते। तो बड़ा मायूस कुन फैसला था इंडियन हाई कमीशन का, और उन्होंने ये कहा कि ये ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक किया गया है। हालांकि बहुत से लोग आते जाते रहते हैं और एक प्रोफेशनल कोच था, उसको नहीं रोकना चाहिए था, एक अच्छा जेस्चर देते कि ठीक है पाकिस्तान और इंडिया की बाहमी सीरीज़ नहीं हो रही, लेकिन किसी दूसरे मुल्क के कोच अगर है, किसी दूसरे मुल्क की तरफ से कोई जाना चाह रहा है तो उसको अलाउ कर देते। तो भारत ने एक दफ़ा फिर स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, जिम्बाब्वे की क्रिकेट की टीम का नुकसान होगा। एक कोच जो उनके साथ 2 साल से चले आ रहे थे वो कोच अब नहीं होंगे, और उनको एक जो डेप्यूटी कोच थे उनको कोच बनाना पड़ेगा। तो उनकी जो प्लानिंग थी पाकिस्तान टूर के लिए वो यकीनन जो है इफेक्ट होगी। जी साहब, आप कह रहे हैं उनको अच्छा जेस्चर देना चाहिए था, ऐसा होता तो भारतीय मीडिया फौत ना हो जाता, अच्छा जेस्चर उनकी गवर्नमेंट दे देती। लेकिन भारतीय रवैया बहुत नेगेटिव है और खुन्नस से भरा हुआ है। लेकिन मसला यह है कि आइंदा साल T20 वर्ल्ड जो है वो इंडिया में होना है और 2023 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जो है वो भारत में होना है। तो ये अगर सिचुएशन रही तो क्या होगा, उन टूर्नामेंट्स का मुस्तकबिल क्या होगा? 2 वर्ल्ड कप सब भारत में होने हैं, एक T20 का वर्ल्ड कप अगले साल 2021 में, और फिर एक 2023 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप इंडिया में होना है। तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी ICC से कह दिया है कि आप हमें अगले साल अक्टूबर के लिए अश्योरिटी दें कि इंडिया हमारी टीम के खिलाड़ियों को वीज़े देगा। अगर वो वीज़े नहीं देगा, आखिरी वक्त पे मना कर देगा, तो हमारी टीम तो कहीं की भी नहीं रहेगी। और वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो अगर हालात सही नहीं हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान के वो मैचेस जिस तरह 2011 के वर्ल्ड कप में हुआ था कि इंडिया में नहीं गई थी पाकिस्तान की टीम ने अपने ग्रुप मैचेस श्रीलंका में खेले थे, और फिर जब सेमीफाइनल हुआ था तो पाकिस्तान की टीम मोहाली गई थी। तो मुझे 2021 में भी ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में या UAE में अपने मैचेस खेलेगी T20 वर्ल्ड कप के, और फिर अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल या फाइनल में जाती है तो फिर वो इंडिया के लिए बड़ा एक मुश्किल फैसला होगा कि वो क्या करे, किस तरह पाकिस्तान को इंडिया बुलाए या सेमीफाइनल में या फाइनल में आने से रोके। वैसे ये भी खबरें आ रही हैं कि आइंदा साल जो T20 वर्ल्ड कप है इंडिया में कोविड की वजह से हो सकता है वो टूर्नामेंट UAE में हो जाए। तो खस कम जहां पाक ऐसी कोशिश ही नहीं होगी, फिर वीज़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पाकिस्तान में। कितनी खबर सुनाई है आपने, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे और अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि खेल को सियासत से अलग रखा जाए, और सियासत जब खेल में इन्वॉल्व हो जाती है ना वो बड़ी अजीब व गरीब चीज़ हो जाती है, लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल शफात, और जैसे भी शफात आजकल तमाम जो सिचुएशन चली है समहाउ कोरोना को लेकर देख लें तो भारत की तो जो सिचुएशन है बड़ी वर्स्ट होती जा रही है। सो यू नेवर नो कि उससे मेज़बानी ले ली जाए, क्योंकि वहाँ पे जाना तो बिल्कुल भी मतलब ख़तरे से खाली नहीं है। मदिया, हम डेरा इस्माइल खान लेके चले गए, हमने लाहौर से खबरें शामिल कर ली, हमने सिंध से खबरें शामिल कर ली, हमने इंटरनेशनल खबरें शामिल कर ली, लेकिन हमने आपको पेशावर की बात तो की नहीं। तो आपको सबसे पहले खबर बताते चले, खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी की जानिब से पेशावर के चाहने वालों के लिए तारीखी मकामात की सैर कराई जा रही है। इसका मतलब है कि अगर मैं पेशावर जाऊंगी तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे ऑलरेडी वहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो इतनी फ्लरिश कर चुकी है। जनाब, अजायब घर और अंदरून शहर में क्या खजाने पोशीदा हैं, बात तो उसकी बड़ी करते हैं लेकिन हमें शायद इल्म नहीं है। मैंने तुम्हें सैर करा दी और अब मुझे एग्जैक्टली पता है जब मैंने पेशावर जाना है मैंने कहाँ जाना है। शायद फोटोशूट कितना मजे का होगा ना यहाँ पे। इतना खूबसूरत काम है यहाँ पे, डिटेल्ड वर्क है। जॉब वेल डन अदनान, दिल खुश के तई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बात करते हैं जी जनाब सेब की।
सेब जो है वो फलों का बादशाह है। एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर्स अवे, सिवाय उनकी जिनकी बेगमार डॉक्टर है। 12 महीने से जो फल है दस्तयाब होता है, कीमत भी इसकी बेहतरीन होती है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, जब तक आपको इम्पोर्टेड सेब खाने का जो है ना चस ना हो। पाकिस्तान में तो हर अब तो न्यूजीलैंड के भी जो शिफात सेब आए होते हैं वो भी सस्ते हो गए हैं। तो मतलब सेब एक ऐसी चीज़ है जो कि इतनी महंगाई के मौसम में आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। और जैसे बात कर रहे थे कि बड़े सस्ते भी आजकल हुए हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जो सेब है वो वाकई अपनी कुदरती सलाहियत की बिना पर पावर हाउस कहलाने का हक रखता है। और ये जो खुशगवार फल है ये कुदरती ग़िज़ाइयत से भरपूर है। और जैसे भी शफात भी बात कर रहे थे ना कि बचपन से सुनते आ रहे थे एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो इस बात में कितनी सदाकत है, इस हवाले से बात करेंगे डॉक्टर उम्मे राहील से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, साहिबा बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। अब सबसे पहले तो ज़रा हम सेब के फ़वाइद के हवाले से बात कर लेते हैं कि सेब कितना मददगार साबित होता है बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए। यहाँ देख रहे हैं सेब नज़र आ रहे हैं, और जब जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने सेब इतनी वाफिर मिकदार में उतारे हैं और इस सीज़न में ख़ासकर, तो इसका मतलब है कि यकीनन वो बहुत फ़ायदेमंद है। और जैसे कहा जाता है कि सेब का खाना बहुत ज़्यादा मुफीद है, लेकिन बहुत कम लोगों को अंदाज़ा होगा कि वैसे तो खा रहे होते हैं कि सेब बहुत मुफीद है, बट वो हार्ट पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और एसिड रिफ्लक्स के लिए, अगर वो तमाम पेशेंट जो हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ हैं और जिनको एसिड का मसला है, अगर वो सेब खाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, तो फिर ये जो लोग सेब जो है नाश्ते में या खाने के किसी दीगर वक्त में यूज़ करते हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा होता है? देखा ये होता है कि नॉर्मली कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक जो है सेब इस्तेमाल करना चाहिए। होता है क्या है कि जब हम पूरी रात सो रहे होते हैं, लेट नाइट हमारे जो है ना फूड चल रहे होते हैं, बहुत लेट नाइट खाना चल रहा होता है, तो सुबह जो है जब बंदा उठता है तो बहुत थका हुआ फील कर रहा होता है, या उसके अंदर एनर्जी इतनी नहीं होती। और बहुत सारे लोगों को बेआरामी की वजह से सुबह उठ के एक डिस्टर्बेंस रहती है, ख़ासकर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो सुबह उठ के अगर निहार मुँह आप एक सेब खा लेते हैं तो वो आपको यूँ समझ लें कि एक एनर्जी का पैक है जो कि आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे शर्त यह है सेब खाने से पहले कि पहले सेब को जो है आपने गर्म पानी में, नीम गर्म पानी से धो लेना है, इससे कि अगर कोई वैक्स पॉलिश हुई है तो वो उतर जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कि सेब छिलके के साथ खाना चाहिए कि इसके छिलके में जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होती हैं, तो वो आप लाजमी खाइए। और वो लोग जो बहुत वीक हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हैं और स्पेशली जो वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, उनको सुबह के बाद 2 सेब खाने चाहिए, तो वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, एनर्जी भी देगा, एक फुलनेस फील भी देगा, और उसके अलावा जो है उनका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। अच्छा, आपने ये कि डिप्रेशन से भी छुटकारा मिल सकता है सेब खा के, लेकिन अभी जो आपने बात की ना कि 2 सेब खा के वजन कम किया जा सकता है, तो किस तरीके से मुआवन साबित हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे वो जो लोग जो कि डाइट कर रहे होते हैं वो वाकई सेब पे ही रिलाई कर रहे होते हैं। वेट कम करने के लिए एक्चुअली सेब के अंदर फ़ैट कंटेंट बहुत कम है, फाइबर्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा पोटेशियम मौजूद है बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर। और अगर वेट कम करने के लिए अगर आपको सेब इस्तेमाल करना है तो बेस्ट ये कि सुबह नहार मुँह जो है 2 सेब आपने खाने हैं, और उसके बाद जो है आप दोपहर में खाने के बाद जो भी आपका लंच आप ले रहे हैं, हल्का फुल्का लंच लेके आपने दोपहर के खाने के 1 घंटे के बाद भी आप सेब इस्तेमाल कर सकते हैं नाश्ते में, लेकिन सिर्फ सेब लीजिए। और अगर प्रॉपर डाइट प्लान बनाना है तो चिया सीड जो है रात को दूध में भिगो दीजिए और सुबह उसमें एप्पल्स एंड बनानास डाल के, और सुबह नाश्ते में आपने सिर्फ ये एक बोल जो है विद मिल्क एंड चिया सीड ये आपने इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे कि आप पूरा दिन बहुत फ्रेश एंड एनर्जेटिक रहेंगे और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, और बहुत तेज़ी से आपका फैट जो है मतलब वो कटता है। और इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपका जो फैट आप जो खा रहे होते हैं, जो भी चीज़ें मोटापे का बाइस होती हैं, वो आपके सेल में डिपॉजिट होने से उसको रोकता है, तो आप मोटापे इंपॉर्टेंट बात है। और अगर बच्चों को सेब खिलाना हो तो बड़े ऑप्शंस महदूद हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को सादा सेब पसंद नहीं आता, उसके साथ कोई कार्रवाई करनी पड़ती है। तो क्या कुछ ऐसे खाने हैं जिनमें सेब इस्तेमाल किया जा सके? नॉर्मली होता है कि जी सेब खाना है, पसंद नहीं आ रहा, उसका छिलका उतारे, लेकिन सेब को खाने के लिए बहुत सारी उसकी वैरायटीज़ आप बना सकते हैं। खाली सेब खा रहे हैं, सेब के जो है आप पैनकेक्स बना सकते हैं, सेब के आप कैरामल कर सकते हैं। उसके अलावा सेब जो है एप्पल को आप ओट्स के साथ बना सकते हैं, सेब का जूस आप पी रहे होते हैं, और सेब का शेक भी बनता है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, ख़ासकर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और डिप्रेशन वाले मरीज़ों के लिए जो है। अगर सेब दूध के साथ इस्तेमाल करें, दूध में मिक्स करके ब्लेंड
ब्लेंड करके इस्तेमाल करें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके अलावा सेब को जो है आप डिफरेंट डिप्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, क्रीम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा उसकी बहुत सारी वैरायटी है। उसकी आप जैम्स बना सकते हैं, उसका आप मुरब्बा बना सकते हैं, उसकी आप जेली बना सकते हैं, और इसके साथ साथ कच्चे हरे सालन भी बनता है। ये आपने जो आखिरी बात की ना, मुझे अम्मी याद आ गई। हमारे घर में सेब का दरख्त था, अम्मी उसमें से जो है ना वो छोटे छोटे सेब तोड़ के और उनका सालन बनाती थी। क्या बात कर दी है जनाब, वैसे ये नॉस्टैल्जिक हो गया माहौल, शदीद वाला। वैसे मुझे नहीं पता कि वाकई सेब का सालन ही बन सकता है, लेकिन वैसे अब ये ट्राई ज़रूर, मतलब मैं खुद करूँगी ट्राई। ये तो मैं कह रही हूँ, मेरे घर वाले ना देख रहे हो, मुझसे ट्राई करवा लेंगे सच में। खैर जी, इसी नोट के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। आप लोग हेडलाइन सुने, हेडलाइन सुन के वापस आए, हम यहीं पर मौजूद हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा के राउंड 2 में। महंगाई का जिन बेकाबू है। अगर आप 1000 रुपये लेके सब्जी खरीदने जाएं तो वो थैला जो आज से चंद माह पहले इतना भर के आता था, अब वो इतना सा रह गया है। 1000 रुपये की सब्जी में मदीहा बमुश्किल 3 वक्त का खाना बन सकता है। बिल्कुल शफात, और ये मैं यही सोचती हूँ कि वो लोग जिनकी तनख्वाह 17 या 20 हज़ार है, वो अपने पूरे कुनबे के लिए किस तरीके से मैनेज करते होंगे। क्योंकि देखिए शफात, बिजली का आपको बिल भी देना है, आपको गैस का बिल भी देना है, आपको पानी भी देखना है, आपको घर का किराया भी देना है, आपको बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी देनी है, आपको खाने पीने की चीज़ों का भी करना है, आपकी कुछ मेडिकल अगर प्रॉब्लम्स होंगी तो आपको उसके अद्वियात भी खरीदना। और अद्वियात की तो हमने कल बात की थी शफात, 1 महीने में दूसरी बार उसकी कीमत बढ़ चुकी है। ज़रा आज जो है ग्रोसरी की कीमतों पे बात करेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक तमाम लोगों से है। हर बंदा जो है वो ग्रोसरी ख़रीदता है और ग्रोसरी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, थमने में नहीं आ रही। क्या वजह है जानने की कोशिश करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। महंगाई का जिन बेकाबू, रोज बरोज कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। वजीर आजम की जानिब से सख्त एक्शन की हिदायत। मुल्क में फूड सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी बनाना लाजमी, अर्बन फार्मिंग पर तवज्जो देना होगी, कमोडिटी एक्सपोर्ट के मशवरे। FATF का इजलास जारी, पाकिस्तान के लिए ब्लैक लिस्ट का खतरा टल गया। 27 एक्शन पॉइंट्स में से 6 पर अमल दरामद बाकी है। आइंदा बरस की पहली शिशमाही में पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलने का भी इम्कान। जनाब, सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की। उसका तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। सब्जी की कीमतें बढ़ रही हैं। आलू 60 से 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। चीनी 110 से 115 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मुर्गी का गोश्त 360 रुपए तक जा पहुंचा है। अंडे तकरीबन 180 से 190, बाज़ जगहों पे 200 रुपए फी दर्जन मौजूद हैं। तेल घी की कीमतें भी, जो कि वो 5 किलो का डब्बा जो कि चंद माह पहले 800 से 900 रुपए का था, वो अब 1200 से 1300 रुपए, बाज़ जगहों पे 1500 रुपए तक जा पहुंचा है। शिफात, सिर्फ यही नहीं है, जो बेकरी आइटम्स हैं उनकी प्राइस भी इतनी बढ़ गई है। आज वो ब्रेड जो आज से कुछ दिनों पहले 80 रुपए में आराम से आ जाती थी, आज वही ब्रेड जो है वो 130 रुपए में लिए जा रही है। जो नाम कहते हैं चाय पापे, कुछ नहीं होगा चलो चाय पापे ही खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन मसला है जनाब, वो जो रस हैं, वो जो पापे हैं, वो भी अब महंगे हो गए हैं। हर चीज़ को की कीमतों को लग गए हैं पर। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कीमतों में इजाफे की जो वजह है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करार दे दी और इस हवाले से टाइगर फोर्स को भी मुतहरिक किया गया है और पायलट प्रोजेक्ट जो है वो इस्लामाबाद से शुरू किया जाएगा और इब्तदाई तौर पर शहर की 9000 दुकानों की मॉनिटरिंग होगी और दुकानों पर रेट लिस्ट भी आवेजा ना करने या फिर ओवर चार्जिंग पर भारी जुर्माने भी होंगे। क्या इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है? हम लाहौर की बात भी करेंगे और हम कराची की बात भी करेंगे। लाहौर से में ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे अलमास खान, जबकि कराची की जो सिचुएशन है वहाँ से मैं आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा हिना दीदार। तो हिना, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस वक्त अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं और कुछ सब्जियों के रेट्स के हवाले से कोई आपने लिस्ट बाहर आवेजा देखी है? वैसे
मदिया, इस वक्त हम नाज़ाबाद के गोल मार्केट में मौजूद हैं और मैं तो ये कहूँगी कि मैं शौक में हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं जगह जगह जाकर इस मार्केट में अलग अलग ठेले पर मैंने कीमतें पूछी तो मेरे तो होश उड़ गए। शिमला मिर्च से मैं शुरू करना चाहूँगी। शिमला मिर्च की कीमत जो बताई गई है वो 500 रुपये फ़ी किलो। आप सोच सकती हैं कि शिमला मिर्च सिर्फ 500 रुपये किलो है। भिंडी मटर की बात करें तो 150-250 कीमतें भिंडी और मटर की चल रही हैं। आलू जो काफ़ी सस्ता मिला करते 30-40 किलो जो फ़रोख्त किए जाते थे वो 70-80 और 60 से तो कम ही कहीं नहीं मिल रहे हैं। गोश्त की बात करें तो गोश्त की कीमतें 500, कहीं अगर बड़े गोश्त की बात करें तो 900, मटन बीफ की बात करें वो तो सोच ही नहीं सकता इंसान। यहाँ पर ख़वातीन हमें ठेले पे नज़र आई थी, वो आपस में बात कर रही थी महंगाई है, टमाटर लें, घर से निकलने में खौफ आता है कि सब्ज़ी लेने जाएँ तो भाई पैसे कितने रखें। 1000 रुपये में आज के ज़माने में एक टाइम का 1000 रुपये, वो भी सब्ज़ी बन रही है। एक खातून बात कर रही थी, हमसे उनका कहना था मैंने तो एक टाइम के लिए 1000 रुपये की सब्जियां खरीद के गए, तो सोचें हम क्या करें, किस तरह गुजारा करें। दालों की बात करें तो मूंग माश दालें जो वो 250 रुपये से कम ही नहीं है। सिर्फ हमने चना देखा, चने की दाल जो है हमें 140 की कहीं नज़र आई, वो भी अगर दूसरी दुकान में जाएँ तो उसके रेट अलग हैं। डेफिनेटली अगर कहीं हमें कमिश्नर कराची लिस्ट नज़र ही नहीं आएगी, लोगों को पता ही नहीं होगा कि असल रेट जो सरकार जो रेट जिसको अलॉट करते हैं तो वो बेसिकली इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही किसी दुकान में। तो इंतज़ामिया की गफलत है जो जिसकी वजह से जो हर दुकानदार है अपनी मनमानी, और हर इलाके के हिसाब से भी रेट चल रहे हैं। किसी इलाके में अगर आलू 60 का मिल रहा है तो किसी दूसरे इलाके में आलू 70 से 80 भी मिल रहा है। तो शहरी बड़े परेशान हैं, घर से उनको बोलते हैं अब तो खौफ आता है, मार्केट में निकलना एक खौफ की अलामत बन गए कि भाई पैसे नहीं होंगे, जाएंगे तो कहीं टमाटर ले लिया तो आलू नहीं ले पाएंगे। ये भी होता है कि तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लेने तो कोई चीज़ जा रहे हैं, ये ना हो कि घर खाली हाथ वापस लौटे, क्योंकि चीज़ों की प्राइस को तो आग लगी हुई है इस वक्त। मदिया, होता है ऐसा, मैंने बहुत से ऐसी खवातीन को देखा है अब तो पैसे ही नहीं बचे, ये लेना था अब क्या करें, पैसे ही नहीं चले, बस घर चलते हैं। तो हो रहा है मतलब शहरी बड़े परेशान है कि नहीं एडजस्ट हो रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं कब इंतज़ामिया आएगी और चीज़ों को मॉनिटर करेगी। इस्लामाबाद से अगर पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है तो कराची वाले भी बड़े होप लेके बैठे हैं कि कराची में भी ऐसा सिस्टम हो कि अगर इंतज़ामिया आए, हर दुकान में मॉनिटरिंग करे, अगर सरकार एक रेट लगाता है तो उसी रेट में ही बेचा जाए। दुकानदारों से बात करें वो भी हमें मजबूर नजर आते हैं कि जब मंडी के हिसाब ये मिलेगा तो आप बताएं कि हम कैसे इसे सस्ता बेचें। तो सारी उम्मीदें जो है वो हमारे साथ रहेगा हिना। लाहौर से मैं अलमास खान ज्वाइन कर रहे हैं। अलमास भाई अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताइएगा आप जहां मौजूद हैं यहाँ क्या रेट्स चल रहे हैं और शहरी क्या कह रहे हैं? शफात, पहले तो मैं ये बता दूं कि हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे लाहौर में। लाहौर वाले थोड़े से खुशकिस्मत ज़रूर हैं, आटा भी है, चीनी भी है, हर चीज़ अवेलेबल है थोड़े से ज़ायद पैसों पे। जो हुकूमत ने पैसे मुकर्रर किए हैं, सबसे पहले तो मैं चीनी की अगर बात करूँ तो चीनी अदालत ने रेट मुकर्रर किए हैं 70 रुपये, और जो हमारी पंजाब हुकूमत है वसीम अकरम प्लस, वो तो 85 रुपये फ़ी किलो उन्होंने चीनी की कीमत मुकर्रर की है। लेकिन ये दोनों कीमतों पे चीनी अवेलेबल नहीं है। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं 110 रुपये 115 रुपये तो फिर आप बाज़ार से जहाँ मर्ज़ी ले लीजिए, हर चीज़ अवेलेबल है। इसी तरह आटे के जो रेट हैं वो 860 रुपये मुकर्रर किए हैं हमारे वज़ीर आला ने, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो खाने के काबिल नहीं है। अलमास ये बताइएगा, तो अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च करें, आपने बोला ना हर चीज़ अवेलेबल है, तो हर चीज़ तो अवेलेबल है, बस इस्तिताअत जो है लोगों की वो अवेलेबल नहीं है। सस्ते बाज़ारों की बात की जाए थी, मुल्तान में भी सस्ता बाज़ार लगाने के वाले से बात की जाए थी, लाहौर में सस्ता बाज़ार लगाया गया है? लाहौर में 32 सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं। 32 सहूलत बाज़ार ये वही बाज़ार हैं जो पहले पिछली हुकूमत के दौर में ये मॉडल बाज़ार हुआ करते थे, ये वही सहूलत बाज़ार लगा दिए। और वहाँ पे जो चीनी की अभी मैं बात कर रहा था, चीनी 85 रुपये फ़ी किलो वहाँ पे रेट मुकर्रर किया गया, लेकिन वो एक पाउडर सा है, चीनी का पाउडर है, वो चीनी खाने वाली नहीं है। अगर मैं सब्ज़ियों की बात करूँ तो ये आपने अभी कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं, ये लेने तो आए थे ज़्यादा चीज़ें, लेकिन इन्होंने बड़ी थोड़ी थोड़ी अपनी चीज़ें ली। क्यों? ये इसलिए लिए हैं कि ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है। यहाँ टमाटर 120 से 40 रुपये किलो मिल रहे हैं, और प्याज जो है कि पाकिस्तानी मसनूआत और एक एग्रीकल्चर मुल्क है, इसके होने के बावजूद यहाँ पे प्याज भी 70-80 से किलो से कम नहीं मिलता। और जहाँ तक सहूलत बाज़ारों का तल्लक है, वहाँ आपको थर्ड क्लास सब्ज़ियाँ मिलेंगी, थर्ड क्लास दालें मिलेंगी,
सारी चीज़ें थर्ड क्लास मिलेंगी और इस चीज़ों को लेने का क्या फ़ायदा जो खाने के काबिल। बिल्कुल, वो ये चीज़ें मैं बता चुका। आप आए थे तो बड़ी खुशी खुशी आए थे, लेकिन आपने थोड़ी सी चीज़ें ली हैं। थोड़ी सी चीज़ें इसीलिए ली है ना कि मैं एक ड्राइवर आदमी और 20,000 में मैं कैसे बजट कैसे महीने में सर्वाइव कर सकता हूँ, ये मुझे पता है। क्योंकि कोई सब्ज़ी 120-30 से कम नहीं है और 500-600 एक दिन के सालन पकाने पे लगते हैं और एक आम आदमी की ज़िंदगी इस अवामी हुकूमत ने, इस नए पाकिस्तान ने अजीरन कर रखी है। बिल्कुल जी, ये अवाम के जो परेशान हैं और बिल्कुल वो खासे परेशान हैं कि उनकी वाकई ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। जो लोग जिनकी इस्तात भी है, जैसे मदिया बता रही थी, इस्तात भी जिन लोगों की है, तो उन लोगों के बजट में भी खासा वो फ़र्क आ चुका है। क्योंकि वो पहले यकीनन शफात ने शुरू किया कि 1,000 रुपया जब लेके जाएं तो पहले एक थैला या टोकरी आपकी भर के आ जाया करती थी। अब वो ऐसा नहीं है। अब मैं अगर कहें तो मैं आपको सब्जियों के रेट मैं बता दूं, क्योंकि सब्जियों के रेट भी आसमान को छू रहे हैं। जो सबसे महंगी सब्ज़ी है यहाँ पे वो 600 रुपये किलो अदरक है, जो इंडिया में ज़रूर पड़ेगी। अदरक जो है 600 रुपये फ़ी किलो है। जो थाईलैंड की अदरक है, वो थाईलैंड की अदरक आपको 400 रुपये फ़ी किलो मिलेगी। मतलब वो ये इतना फ़र्क है। लोग 400 रुपये वाली लेके गुजारा कर लेते हैं, 600 रुपये वाली नहीं लेते जो आला क्वालिटी है। कितने की मिल रही है? हिना बताइए, कराची में शिमला मिर्च जो है वो 500 रुपये किलो मिल रही है, लाहौर में क्या सूरत हाल है? अब बिल्कुल जी, मैं आपको सारी ही चीज़ों के रेट बताऊंगा। यहाँ पे शिमला मिर्च आपके पास क्या किलो है जी? 240 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। कराची से कदरे बेहतर है, क्योंकि ये हिना को ये मैं बता दूं कि क्यों लाहौर में ये जो चीज़ें मिलती हैं, जो लाहौर की सब्ज़ी है वो यकीनन सस्ती होगी। जो दूर चली जाएगी, पंजाब से बाहर निकल जाएगी, जो लोकल सब्जियां हैं वो किसी हद तक आवाम की दस्तरस में। लेकिन बहरहाल वो खर्चा, एक वक्त की सब्जी का खर्चा जो कि चंद माह पहले 100 से 200 रुपए के अंदर होता था, अब वो 5 से 600 रुपए तक चला गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अलमास खान मौजूद थे, हिना दीदार मौजूद थी और बता रहे थे वो कि और लाहौर के बाजारों के हवाले से सस्ते बाजार वधिया बात की जाती है कि जी सस्ते बाजार लगा दिए जाएंगे, लेकिन लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ के लगभग है, कराची की आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ के लगभग है। मुबैना तौर पे इतनी बड़ी आबादी को चंद सस्ते बाजारों में कैसे अकोमोडेट किया जा सकता है, ये बहरहाल सोचना पड़ेगा। बिल्कुल शफात, साथ में अर्बन फार्मिंग के हवाले से बात भी की जा रही है जो कि मुमकिन नहीं कराची जैसे शहर के लिए। खैर इस हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन जो बाकी अवाम है, एक तो आपने सुन लिया, वो ड्राइवर भाई थे, 20,000 रुपये कमाते थे, कितना मुश्किल था उनके लिए चीज़ें खरीदना। जो बाकी ऐसे लोग खरीदार बाहर निकलते हैं, उनको क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। आदमी है ना जो वो सफ़ेद पोश में गुजारा कर रहा है, आम आदमी है और गरीब बेचारा है वो पिस के रह गए। गरीब बंदे के लिए तो यही चीज़ें हैं ना जी, दाल रोटी और सब्जी। आप जो भी चीज़ यहाँ से उठा के देख लें 100 रुपये से ऊपर की है। यकीन करो कि असी 3-4 दिन तो प्याज भी नहीं मिलता। असी एक बारी चाह बना लेने, 3 बारी दिने शाम सवेर। मेरा बेटा भी स्कूल जाता है, चाह ना रोटी खाने वो भी सुखी। मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से, ओस्मान बलदार साहब से कि अवाम के लिए कुछ बेहतरी पैदा करें। जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर सब परेशान हैं। चीनी, आटा, दाल, चावल, सब्जी, गोश्त, दूध, अंडे, तकरीबन हर चीज़ खाने पीने की घर के अंदर महंगी है और यहाँ बिजली के बिल भी महंगे हैं। ये कि रोज़ाना का गुजर बसर है ना कम हो गया लोगों का, बड़ी मुश्किलों से हालात लोग गुजार रहे हैं। अब महंगाई हुई है वो तो यकीनन बहुत हो गई है कि गरीब परेशान है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखें कि इमरान खान वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो हमारे मुल्क को सेव कर रहा है और वो वाली चीज़ें कर रहा है जो कि चोर और जो चक्कों ने बर्बादी की थी इस मुल्क की, उनको सेट कर रहा है। 18वीं टर्मी ख़त्म कर दें, अगर जैसे कि सारा का सारा पैसा एक जगह जाए, फिर हम ब्लेम करें ना इमरान खान को। इमरान खान को खुद पैसा नहीं जा रहा, सूबों को बाख्तियार कर दिया है। अगर ये बाख्तियार नहीं करें, एक जगह जाए, हमारा लीडर तो माशाल्लाह ईमानदार है। खुदा के लिए इस आवाम पर अभी रहम करो और ये महंगाई ख़त्म करो, क्योंकि सारे आवाम गरीब लोग हैं, किसी की मजदूरी नहीं है, दुकानदारों के काम काज ख़त्म हो गए, सारे कारोबार ख़त्म हो गया, काम नहीं मिलते, हम बेरोज़गार लोग हैं। इधर सब्ज़ी महंगाई, हर चीज़ महंगा है। 120 टमाटर चलते हैं और दाल माल सब कुछ महंगा होता है। अभी हुकूमत को गुजारिश करता हूँ ये काम करे। लोग यही गुजारिश करें कि अब जो महंगाई है उसको किसी तरीके से कंट्रोल में करें। जैसे शफात वम्मा जी लाहौर से कह थी कि जी 3 वक्त चाय बना रहे होते हैं और उसके बाद सूखी रोटी खा रहे होते हैं, तो ये तो हालात होते जा रहे हैं। हमारे साथ इस हवाले से मेहमान मौजूद है शमसुल इस्लाम साहब, जो कि कमोडिटी एक्सपर्ट है
हम उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर क्या वजह है कि वो चीज़ें जो पाकिस्तान में ग्रो हो रही हैं, पाकिस्तान की मार्केट ओरिएंटेड है, पाकिस्तान की मार्केट को देख के काश्त की जाती हैं, उनकी तलब और रसद में इतना फ़र्क आ गया है कि महंगाई इतनी बढ़ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बुनियादी बीमारी की वजह बता देता हूं, ताकि आइंदा जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो उनकी ख्वाहिश है कि उनको दर्द है कि आम गरीब आदमी को जो सस्ती चीज़ मिले। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान, जैसे आपने कहा कि एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन हमारी माजी की हुकूमतों की नालायकी की वजह से ये एग्रीकल्चर कंट्री जो है ना एग्रीकल्चर कंट्री रहा है ना इंडस्ट्रियल कंट्री रहा है, अभी एक ट्रेडिंग स्टेट बन गया है। यहाँ पर आप देखें कि जो आपकी जो क्रॉप्स की शॉर्टेज हो रही है, उसकी मेन वजह यह है कि आप जो सीड यूज़ कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे रिसर्च के डिपार्टमेंट जो हैं उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। उनको जो बजट मिलते रहे हैं पुरानी गवर्नमेंट्स में, वो उनकी तनख्वाहें हार्डली पूरी करते थे। आपके पास राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने आपको वैरायटीज़ अभी तक नहीं दी, 20 साल से कोई नई वैरायटी नहीं दी। इसी तरह से आपकी जो गंदम का जो क्राइसिस आया है, उसकी असल वजह जो अभी तक किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं बताई, क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है नालायक तरीन दुनिया की ब्यूरोक्रेसी है। वो आपको सही चीज़ नहीं बताते, कॉस्मेटिक चीज़ें बताते हैं जो मीडिया पे नजर आए कि सर आप ये इंपोर्ट कर लें, आप इसको ये कर लें। लेकिन जो बुनियादी वजह, जो माजी में आपको पता है कि 27 मिलियन टन एक दफ़ा वीट की क्रॉप हुई थी, बहुत बम्पर क्रॉप हुई थी, उसके बाद से आपकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन पे आ गई। उसकी मेन वजह ये है कि जो सीड आप ग्रोअर को दे रहे हो वो सीड अच्छा नहीं है। लास्ट ईयर जो आपकी क्रॉप शॉर्ट हुई कि 27 मिलियन टन का ब्यूरोक्रेसी ने टारगेट रखा था, क्योंकि पाकिस्तान में एक दफ़ा 27 मिलियन टन हुई, लेकिन उसके आपकी क्रॉप जो आई है, मैंने क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले बताया था कि हमारी क्रॉप शॉर्ट है और 25 मिलियन से उनको खुद नहीं पता कि हम कैसा सीड दे रहे हैं कि हमारी बम्पर क्रॉप हो ही नहीं सकेगी, इस सीड से वो काम होता ये है कि जो लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कनेक्शंस होते हैं, इनकी ब्यूरोक्रेसी के साथ होते हैं। ब्यूरोक्रेसी ने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, उनको कोई पता नहीं कि कैसे काम करना है। वो आके बैठ के अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही बताएंगे ना, उनकी कैपेसिटी नहीं है। और अभी तक जो सोल्यूशन गवर्नमेंट को देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया, और ये कह दिया कि आप इंपोर्ट करो। पाकिस्तान सोल्यूशन दे रही है, गवर्नमेंट को लगता है कि प्रॉब्लम रिटेल एंड पे है। मैं आपको यही वो टाइगर फोर्स के जरिए रिटेल एंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब इसको लीड कर रहे हैं कंट्री को, उनकी जो असल गवर्नमेंट है वो ब्यूरोक्रेसी है जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा खबरों में, लास्ट ईयर अक्टूबर में भी कहा था गंदम इंपोर्ट करो, नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरवरी में फिर कहा कि गंदम इंपोर्ट करो, नहीं हुई। उस डिले को करके आपने जुलाई में आप ऑर्डर लेकर आए हो कि जी वीट इंपोर्ट होगी, और उस वक्त वीट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो जब आपका फार्मर सोइंग करने जा रहा है। उस फार्मर को आप क्या मैसेज दे रहे हो कि जो आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व ह्यूज क्वांटिटी के इंपोर्ट करके रखोगे, वो गंदम जो महंगी तरीन गंदम आप खरीद रहे हो उसको इंटरवीन कैसे करेंगे? गवर्नमेंट जो है वो स्टॉक रखती है मार्केट में इंटरवीन करने के लिए। अगर उसकी कॉस्ट हाई होगी, उसकी टीसीपी की कॉस्ट हाई होगी, इंपोर्टर की कॉस्ट कम होगी, और होल्डर जो है वो 1300 रुपए में लेके बैठा हुआ है, तो कैसे पॉसिबल है कि वो इंटरवेंशन होगी? वो नहीं होती पॉसिबल। ये तो अजनास के हवाले से बात होगी, पेरिशेबल आइटम्स के हवाले से बात करें, सब्जियों की कीमतें वो तो किसी सूरत काबू में नहीं आ रही, उसकी वजह क्या है? देखिए उसकी वजह भी यही है कि उनके भी तो सीड्स आ रहे हैं ना। हमारे यहाँ इस वक्त कमर्शियल इंपोर्टर सीड इंपोर्ट करते हैं। आपके जो इंडिजिनस लोकल डेवलप होते हैं सीड, वो आपके मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं। अगर एक मुल्क से आप चीज़ लेकर आ रहे हो, सीड लगा रहे हो, तो ग्रोअर को तो आप सीड दे रहे हो। हाइब्रिड सीड्स आ गए, आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड आ गए, जो आप देखते हैं कि सब्जियों में भी अब टेस्ट नहीं रहा, बहुत अजीब से उसमें वो चीज़ें आ गई, या बहुत लंबी लंबी आपको नजर आएंगी साइज में बड़ी, लेकिन आप पकाएंगे तो नहीं होगा। बुनियादी वजह सीड्स की, अनचेक सीड जब इंपोर्ट होगा और वो प्रॉफिटेरिंग करेंगे, क्योंकि इस वक्त सीड का जो बिजनेस है दुनिया में, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा। एक बात बताइएगा, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के हवाले से बात भी कर रहे हैं, हम अर्बन फार्मिंग के हवाले से बात भी कर रहे हैं, लेकिन हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। स्पेसिफिकली हम कराची की बात करें, कराची में लोगों के पास इतनी जगह नहीं, कंक्रीट का जंगल है, कैसे करेंगे? क्योंकि ये कमोडिटी एक्सपर्ट और जितने बाकी एक्सपर्ट्स हैं वो यही मशवरा देते हैं जी अर्बन फार्मिंग कर लें, कैसे? जी अर्बन फार्मिंग के लिए वर्टिकल फार्मिंग होती है, ये हॉरिजेंटल नहीं होती कि आपको ज़मीन चाहिए। आपका ये जो प्लाजा है ना जिसमें आपका स्टूडियो बना हुआ है, इसमें भी अर्बन फार्मिंग हो सकती है, हाइड्रोपोनिक्स हो सकती है। आपकी दीवारों के साथ पाइप लगा दें, पानी चलता होगा और उसके अंदर आपकी फसल होगी, आपको मिट्टी की जरूरत भी नहीं होती। दूसरा ये कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और फैलता जा रहा है। सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ कि अगर उसके पास जो ज़मीन पड़ी है, आपने भी अभी कभी गई होंगी यूनिवर्सिटी, देखा होगा उसको आपने जंगल बनाया हुआ, उसको यूनिवर्सिटी अगर वहाँ पे ग्रोइंग शुरू कर दे तो वो पूरे कराची को फीड करेगी। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपका जो है पंजाब की क्रॉप नहीं होती, शॉर्ट होती है, तो फिर आपको सिंध पे आता है, सिंध शॉर्ट होता है, तो इस वक्त जो आपको फीड कर रहा था वो बलूचिस्तान से कर रहा था। बलूचिस्तान में अभी एग्रीकल्चर इतनी बड़ी नहीं है, वो अभी कम है। यही वजह है कि आप 200-250 रुपए किलो भिंडी ले रही हैं, करेले आपको महंगे मिल रहे हैं, दूसरी चीज़ें महंगी मिल रही हैं। अब आपके पास जब अर्बन फार्मिंग होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आएगी। जैसे आपने बताया कि पंजाब में, लाहौर में 250 रुपये शिमला, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन होती है, वहाँ लाहौर के साथ ही
फार्म्स बने हुए हैं। कराची में अगर वो आएगी तो वो 500 रुपए किलो होगी। तो आपको कराची में लाना है। और अर्बन फार्मिंग में एक और कॉन्सेप्ट भी है कि वो आपका ये बैकयार्ड, आपके घरों में लॉन बने हुए, आपने घास फूल लगाए हुए, लेकिन आप जो खाने जा रहे हो सब्जियां वो मार्केट से लेके आ रहे हो महंगी, वो आपके गमलों में प्लांटर में लग सकती हैं। उसके अंदर आपके घर बैठ के आपको जो सब्जियां चाहिए वो मिल सकती हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात ये कही कि प्रॉब्लम रिटेल एंड पे नहीं है, दुकानदार के एंड पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पॉलिसी एंड पे है। अब कोल्ड स्टोरेज पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है, पूरी दुनिया में कोल्ड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है, पेरिशेबल आइटम्स को टिंड करके या पैकेज करके मार्केट में अवेलेबल रखा जाता है पूरे साल। वो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? देखिए, पाकिस्तान में बुनियादी वजह यह है कि कंज्यूमर जो चाहता है वो ताज़ी चीज़ खरीदना चाहता है। दूध भी खुला लेता है, सब्जी भी ताज़ी फ्रेश लेता है। अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है इसके अंदर और उसको फ्रोज़न ग्रीन पीस लेके आते हैं, आपने 800 रुपये किलो खरीदे होंगे, वो आपकी असल जब क्रॉप आती है तो 20 से 5 रुपये किलो ग्रोअर को मिलता है और 25 रुपये किलो आपको सर्दियों में मिल रहा होता है। आइंदा जल्दी आपको उस पर मिलेगा। इन्वेस्टर उस पर इसलिए इन्वेस्ट नहीं करता कि जो माइंडसेट है, कंज्यूमर बिहेवियर, साइकी भी होती है, वो ताज़ा लेना चाहते हैं। प्रॉब्लम पता है एक और भी है इकोनॉमी के अंदर, वो ये है कि इन्फ्लेशन को जब आप देखते हो तो वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। ठीक है, सप्लाई साइड पे हमारा इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है? जब आप डिवैल्यूएशन करते हो, आप उसकी इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल की, गैस की प्राइसेस बढ़ाते हो, आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ग्रोइंग कॉस्ट बढ़ रही है तो आप कर रहे हो। अगर आप ये लेकिन शम्स साहब, जब ये चीजें गिरती है ना तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, चाहे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, किसी भी चीज की कीमत बढ़ जाए, फिर हम देखते हैं जब मार्केट में उस पर कोई असरात नहीं होते। बहुत शुक्रिया जी शम्स हमारे साथ। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुआवने खुसूसी उस्मान डार साहब, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि टाइगर फोर्स को अब कहा जा रहा है कि वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगी और वो जाके जो सस्ता बाजार और बाकी तमाम तर बाजारों में जाके देखेगी कि जो प्राइस लिस्ट आवेजा की गई हैं उसके मुताबिक चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये कहिएगा, लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई समेत कई इक़दाम उठाए गए, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं अगर उनको देखें तो सब्जियों, दालों समेत दीगर अशिया ज़रूरी की कीमतें अब भी ज़्यादा हैं। इसकी क्या रीज़न है? देखिए, हुकूमत संजीदगी के साथ और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो मीटिंग्स कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द कीमतों को नॉर्मल सिचुएशन में लेके आएँ। लेकिन मैं आपको कौम को बताना चाहता हूँ, आपके सामने कोरोना पेंडेमिक के बाद खित्ते में, अगर आप हिंदुस्तान में देखें, बांग्लादेश में देखें, इन्फ्लेशन है, कीमतें बढ़ रही हैं। और पाकिस्तान में दिन मज़ीद 2 चीज़ों का सामना करना पड़ा, बारिशें, सैलाब, लोकेस्ट आपके सामने है, टिड्डी दल। अब तो UN फूड ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज़ और एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी अगर आप रिपोर्ट देखें तो उसमें बाकायदा आ गया है कि 500 से 700 अरब रुपए का एग्रीकल्चर सेक्टर में पाकिस्तान को नुकसान हुआ इस कोरोना पेंडेमिक में, सैलाब में, लोकस की वजह से। गवर्नमेंट इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है और हमारी पूरी कोशिश है अगले चंद हफ्तों में, 1 से 1.5 माह में तमाम बिलखसूस आटा और चीनी को इम्पोर्ट कर लिया गया है। और मैं आपको कौम को यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग देखेंगे कि अगले चंद हफ्तों में हमने प्राइसेस पे कंट्रोल पाया है। ये एक वक्ती क्लाइमेट चेंज का भी इसमें अमल दखल है और ये सप्लाई डिमांड का जो फॉर टाइम बीइंग इम्बैलेंस आया है उसको इंशाल्लाह ताला हम बेहतर कर लेंगे अगले चांस। अच्छा, अब ये बताइएगा कि टाइगर फोर्स को महंगाई के हवाले से किरदार दिया गया है, वो महंगाई को कंट्रोल करें, क्या कर रही है इस वक्त टाइगर फोर्स ग्राउंड पे और क्या एक्शन लिए जा रहे हैं? टाइगर फोर्स के बहादुर नौजवानों को मैं सलाम करता हूँ, हिराज तहसीन पेश करता हूँ। बग़ैर मुआवजे के, बग़ैर तनहा के कौमी जज्बे से ये काम कर रहे हैं। ये हमारे कौमी हीरोज़ हैं। कोरोना पेंडेमिक में जिस तरह इन्होंने काम किया और अब जिस तरह रिपोर्ट्स आ रही हैं अपने इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, शहरों में, यूनियन काउंसिल की सतह पर ये महंगाई की निशानदेही कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदेही कर रहे हैं। tigerforce.gov.pk पे मैं पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त ऐप डेवलप की है, जियो फेंसिंग के साथ, जियो टैगिंग के साथ हमारे टाइगर्स अब निशानदेही कर रहे हैं दुकानदारों की, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की। गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन ले रही है और आप इसका फ़र्क जो है अगले इंशाल्लाह ताला चंद हफ्तों में देखेंगे। जो पाकिस्तान के ये बहादुर नौजवान ज़िम्मेदारी से काम कर रहे हैं, उससे आपको कीमतें भी कंट्रोल होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद थे, उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि अब आइंदा चंद दिनों में कीमतों में कमी नजर आएगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के इशारे सामने आ रहे हैं। सितंबर में करंट अकाउंट $73 मिलियन सरप्लस रहा। अब ये डेफिसिट नहीं है। 2018 में जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त सबसे बड़ा मसला करंट अकाउंट डेफिसिट था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल इस हवाले से ट्वीट भी किया और गुज़िश्ता माह के दौरान बरामदात 29% बढ़ी, तरसीलात ज़र 9% बढ़ी। मामले ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल के मुताबिक बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा हो रहा है, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और FATF से मुतालिक बिल्स की मंजूरी हुई है। और पेरिस में FATF इजलास भी जारी है और कभी इम्कान है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा। पाकिस्तान को देगा 27 जो एक्शन पॉइंट्स में से आपको बताते चलें कि 6 पर अब जो अमल दरामद है वो बाकी है। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के रुकन डॉक्टर आबिद करीम सुलेरी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये कहिएगा कि गुज़िश्ता माह में $73 मिलियन जो है वो सरप्लस रहा। आप इस पेशरफ को कैसे देखते हैं, कितना खुशाइंद है ये? बल्कि अगर आप पहली तिमाही को देखें पूरे क्वार्टर को तो ये तकरीबन इस वक्त $790 मिलियन के लगभग जो है वो सरप्लस है। ये एक कुशन पाकिस्तान को मिल रहा होगा। आपको मालूम है कि जो करंट अकाउंट सरप्लस होता है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पैरिटी जो आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं डॉलर्स की, ये उसको डिटर्मिन कर रहा होता है। और पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि आपके पास ज़्यादा डॉलर्स आए हैं, कम डॉलर्स बाहर निकले हैं। ये कुशन हमें मिल रहा होगा। कुशन का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अभी जो हमें अनएक्सपेक्टेड व्हीट इंपोर्ट करना पड़ रही होगी तकरीबन $1 बिलियन के लगभग, तो ये वहाँ पे हमें बैलेंस आउट कर रहा होगा। अगर ये आपके पास इस वक्त सरप्लस ना होता और व्हीट भी इंपोर्ट करना पड़ रही है जो कि 1.5 मिलियन टन, तो फिर करंट अकाउंट पे शदीद दबाव आता और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे दबाव आता। तो ये इस तरीके से एक तरह का कंटिजेंसी प्लान जो है वो पाकिस्तान को मिल गया है। अब देखना ये है कि अगली 3 तिमाही जो है उसमें किस तरीके से हमारे मॉनेटरी एंड पे तो इशारे बड़े मुस्बत हैं, फिस्कल साइड पे पॉलिसी क्या है वो देखनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि मईशत की सिमत का तयन बहुत बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें पावर सेक्टर है, उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। इन सेक्टर्स में आप क्या बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं? जी, इनमें बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि सीमेंट सेक्टर में बढ़ोतरी हो रही है। तो सीमेंट सेक्टर जो है वो आपके रियल एस्टेट को और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो अगेन कंजम्पशन जो है सोसाइटी में उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है पाकिस्तान को अगर आप देखें तो इस वक्त हमें थोड़ा सा रीजनल बेनिफिट ये मिल रहा है कि बांग्लादेश और इंडिया जो हमारे 2 कंपैरेटिव इकोनॉमीज हैं जहाँ से कि जो हम एक्सपोर्ट के लिए कम्पीट करते हैं जिनके साथ, तो बदकिस्मती से वहाँ पे कोरोना जो है वो उसकी सूरत हाल इस तरह से अभी उसका नहीं हुई मोतदिल कि उनकी जो पहिया जो है वो चल सके एज यूजुअल। तो उस वजह से हमारे पास कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर जो हैं वो स्पेशली बांग्लादेश से वो बहुत से डाइवर्ट होकर पाकिस्तान की तरफ आए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक खुशाइंद बात है कि कम से कम इन चीज़ों पे पाकिस्तान जो है वो मैन्युफैक्चर भी कर रहा हो और एक्सपोर्ट्स भी कर रहा हो। पेरिस में FATF के हवाले से जो इजलास भी जारी है और अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट तो नहीं होगा लेकिन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जो है बरकरार रहेगा। FATF की जानिब से जो सिफारिशात पेश की गई थी उस पर किस हद तक अभी तक अमल दरामद हो गया है? देखिए, उन सिफारिशात को देखें तो उसके 3 पिलर्स थे। एक जो था वो लेजिस्लेटिव एक्शन लेना थे। लेजिस्लेटिव में पाकिस्तान ने आपने देखा कि पिछले चंद महीनों में बहुत से कवानीन जो हैं वो पार्लियामेंट के जरिए पास करवाए। दूसरे लीगल एक्शन से, लीगल एक्शन में कुछ कलअदम तंजीमों की गिरफ्तारी भी शामिल थी, उसमें कुछ सजाओं की इन्हांसमेंट थी, कुछ जमानों को बेहतर बनाना था, प्रोसिक्यूशन कैपेसिटी को बेहतर बनाना था, उसमें पाकिस्तान ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की। और तीसरा जो है वो ऑपरेशनल जो थे एक्शंस के जैसे नोइंग योर बिजनेस बैंक्स में है या बेनामी अकाउंट्स जो है उनको अब ख़त्म कर दिया गया है, बेनामी जायदादों को ख़त्म कर दिया गया है, फॉरेन करेंसी की जो एक्सचेंज को खरीदो फरोख्त है उसको रेगुलेट कर दिया गया है। तो इस तरीके के बहुत से स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं और ये स्टेप्स मैं कहूँगा कि सिर्फ पार्टअप से निकलने के लिए ग्रे लिस्ट। तो आबिद साहब, आपको क्या लगता है ये मामला ग्रे लिस्ट तक ही महदूद रहेगा या शायद वाइट में भी हम जा सकते हैं? ये देखिए, इसमें मैं यही कहना चाह रहा था कि एक तो ये चीज़ है जो कि हमने अपनी परफॉर्मेंस से साबित कर दी। बदकिस्मती से फाटअप जो है उसका एक इकोनॉमिक पर्सिव पहलू भी है। इसको एक टूल के तौर पे इस वक्त जियोपॉलिटिकल सेंस में यूज़ किया जा रहा है कि आर्म ट्विस्टिंग के लिए। और वहाँ पे हमें 39 कंट्रीज़ के उस ब्लॉक में से वाइट लिस्ट में जाने के लिए 12 ममालिक की हमायत चाहिए होगी। ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए 3 ममालिक की हमायत चाहिए है।
जिसमें कि चाइना हमारे साथ है, मलेशिया हमारे साथ है, टर्की हमारे साथ है। तो इन 3 दोस्तों की मौजूदगी में इंशाल्लाह ब्लैक लिस्ट में तो हम नहीं जा रहे, लेकिन ग्रे लिस्ट में आने के लिए आपको मजीद 9 ममालिक चाहिए। मजीद और यहाँ पे ये ममालिक की देखना है कि जरूरत है। बहुत बहुत geopolitical शुक्रिया जी। डॉक्टर आबद के हमारे साथ मौजूद है। फैटफ के हवाले से बात कर रहे थे। पाकिस्तान को अभी डिप्लोमेटिक महाज पे कुछ कामयाबियां लेनी है। एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। कल कराची में गुलशन इकबाल के इलाके में होने वाले धमाके की सीसीटीवी फुटेज ARY को मौसूल हो गई है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं धमाके के वक्त किस कदर शिद्दत का ये धमाका था। हमारे नुमाइंदे नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी नजीर। देखिए शफात, गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में रिहायशी बिल्डिंग में कल पुरअसरार धमाका हुआ था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हमने हासिल की है। इस फुटेज में देखा जा सकता है और धमाके की शिद्दत का भी अंदाजा किया जा सकता है कि जैसे ही धमाका हुआ बिल्डिंग के सतून और दीगर सामान सड़क के दूसरी जानिब आ गिरे और धमाके के फौरन बाद मस्कन चौरंगी पर मलबे का धुआं फैल गया और धमाका होते ही सड़क पर ट्रैफिक रुक गया और इस दौरान मौजूद मोटरसाइकिल और कार सवारों को तेजी से वहां से गुजरते हुए देखा जा सकता है। हर तरफ इसका धुआं फैल गया और मलबा आ गिरा, जिसके कुछ देर बाद जब मलबा छूटा तो फिर वहां पर तबाही के आसार भी देखे थे और इस हादसे में 25 से ज्यादा अफराद जख्मी और 5 जाबाक हुए थे और इस हादसे की ताहाल तफ्तीश जारी है। और ये इस बात का ताहाल तय्युन नहीं हो सका है कि ये धमाका दरअसल हुआ किस चीज का था और जो दीगर इदारे उनको भी इस बात पर शक शुबात है, जिस पर आज दोबारा तहकीकाती टीम तफ्तीश करेगी। जी सही, बहुत शुक्रिया। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। वो यही बात कर रहे थे कि अभी तक इस बात का तयन नहीं हो सका जो इतनी ज़ोरदार इतनी शिद्दत का जो धमाका था इसकी असल वजह क्या थी और तहकीकात इस हवाले से जारी हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। और कल मस्कन चौरंगी पे होने वाले धमाके के हवाले से जो फुटेज सामने आई है वो हमने आपके साथ शेयर की। अब हम ज़रा बात करते हैं चित्राल के हवाले से। चित्राल में दुनिया के कदीम कबीरा कैलाश में शादियों को अब फाइनली कानूनी हैसियत देने का आगाज हो गया है और कैलाशा मैरिज एक्ट के मुसव्वदे की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जी जनाब, इस वादी कैलाश में चंद गांव हैं, उसमें बहुत थोड़ी सी आबादी है, लेकिन ये कैलाशी सिविलाइजेशन अभी तक अपनी शादियों के मामले में कानून साजी से महरूम थी। फाइनली सूबाई असम्बली में जा रहा है और इस हवाले से जब ये एक्ट पास हो जाएगा तो कबीले में शादियों, जहेज़, तलाक, विरासत और दीगर कवानीन के हवाले से बाकायदा कानून साजी हो जाएगी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ वज़ीर आला के मावन ख़ुसूसी बराए अक़लियती अमूर जनाब वज़ीर ज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया वज़ीर ज़ादा साहब हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो बड़ी मुबारकबाद, एक बड़ा ज़बरदस्त काम होने जा रहा है। ये बताइएगा कि कितनी आबादी मौजूद है जो डायरेक्टली इस कानून साजी से मुस्तफ़ीद होगी? जी, कैलाश कल्चर और कैलाश कम्युनिटी, कैलाश जो रिलीजन है ये कोई 2500 साल पुरानी एक सकाफ़त है और ये चित्राल के 3 वादियों में रंबूर, बुमरेत और बिरीर में अभी तक ज़िंदा है। कैलाश की जो आबादी है वो जब पाकिस्तान बना तो वी वर हार्डली कोई 1500-1600 लोग थे, अभी ये 4000 तक पहुंच गई है और 3 वैलीज़ में हम कैलाश के लोग रहते हैं। तो सही। अच्छा वज़ीर साहब ये बताएगा कि जब ये मुसव्वदा तैयार हो जाएगा, जब कानून साजी इस हवाले से हो जाएगी तो जो कैलाश कबीले की ख़वातीन हैं उनकी पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकेगी? क्या वहाँ पर इजाज़त है पसंद की शादियों की? जी, पहली बात तो ये है कि शादियाँ जो है वहाँ पे लीगली होते हैं और ख़ासकर ख़वातीन जो है वो उनको पसंद की शादी के लिए उनको इजाज़त है। वो मियाँ बीवी दोनों एक राज़ी होकर ही शादी करते हैं। फोर्स मैरिज जो है कैलाश वैली में बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता ये है कि चूँकि कैलाश एक अलग रिलीजन है और हर रिलीजन के अपने कस्टमरी लाज होते हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है और इस तरह क्रिश्चियन की पर्सनल लाज हैं और उनकी मैरिज एक्ट बनी है। तो कैलाश के एज सच कोई कानून नहीं था और वो कस्टमरी लाज और ट्रेडिशनल लाज उसके मुताबिक ही वो ऑरली सब कुछ चलते आ रहे हैं। वज़ीर साहब, जब कवानीन नहीं थे तो ये बड़े मसाइल पैदा होते होंगे, विरासत के, शादी को रजिस्टर करवाने के, तलाक के, वो मसाइल क्या थे? अभी तक जो है देखें कैलाश की शादी होने के बाद उसकी कोई रजिस्टर्ड होने की कोई तरीक़ेकार नहीं है और इसके अलावा उनकी एज तायन करने के लिए कोई लीगल का और कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उनकी डाइवोर्स के हवाले से और उनकी फिर
विरासत के हवाले से। तो अभी जो एक्ट हम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह ये एक कानूनी कवर मिलेगी कैलाश की जो एक ट्रेडिशनल लॉ है उसको, और इस तरह जो मसाइल पैदा होंगे ख़ासकर ख़वातीन जो इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि जब इश्यूज बनते हैं शादी के बाद और वो फिर जब कोर्ट में चली जाती हैं तो कोर्ट में उसको डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैलाश के मसाइल जो है कैलाश के अपने कानून के मुताबिक फ़ैसला करने होते हैं, तो वो काजीज़ को भेजते हैं, फिर उसमें वो उनकी जिरगा होती है, इसमें जो है ख़वातीन खासकर बिल्कुल वज़ीर साहब वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता था। अच्छा, ये बताएगा कि अब ये जो मुसव्वदा तैयार किया जाएगा, कानून साजी हो जाएगी, तो जो कैलाश सिविलाइजेशन है और जो यहाँ की अवाम है उसको कितना फ़ायदा होगा इससे? देखिए, कैलाश कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, कैलाश कल्चर को डेवलप करने के लिए अभी तक तो वहाँ के लोकल मुस्लिम कम्युनिटी और कैलाश की अपनी उसकी वजह से ये कल्चर ज़िंदा है, उनकी प्यार मोहब्बत आपस में भाईचारे की वजह से। लेकिन अभी जो है पॉलिसी लेवल पे काम करनी चाहिए, कैलाश के ट्रेडिशन को लीगल कवर मिलनी चाहिए। अभी इस एक्ट से जो होगा कैलाश के लोग इनकरेज होंगे, कैलाश के लोगों के मसाइल कम होंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम अच्छी तरह उनके लिए पॉलिसी बना लेंगे। जैसे कि अभी कैलाश डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है जिसमें हेरिटेज और कल्चर की प्रिजर्वेशन को फोकस की गई है, वो अभी उम्मीद करते हैं तमाम इकदाम से कैलाश की आबादी को फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी वज़ीर साहब। मावन ख़ुसूसी बराए अक़लियती अमूर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में सयाहत को बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ़रोग़ मिल रहा है और वो लोग जो कि सयाहत के दिलदादा हैं और जिनको ट्रैवलिंग का शौक़ है, उनका अक्सर दिल करता है शफात के वो बजाय कि किसी होटल में रुकें, वो क्यों ना अपने साथ कैरवान लेके चलें। अगर वेस्ट में आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी गाड़ी के साथ एक बड़ा सारा कैरवान जो है वो अटैच होता है, जिसमें आपको किचन की सहूलत भी होती है, जिसमें आपको बेड की सहूलत भी दी जाती है, जिसमें वॉशरूम भी होता है और बड़े आराम से आप जहाँ किसी दूसरे शहर में जैसे एंटर होते हैं तो रात को एक पार्किंग बनाई होती है, वहाँ पर अपना कैरवान जो है वो पार्क कर सकते हैं, अपनी साइकिल्स निकालें, पूरे शहर की सैर करें गाड़ी में। बड़ी अच्छी सहूलत, बड़ी सस्ती आपको तफरीह जो है सयाहत इससे सस्ती मिल जाती है। तो पाकिस्तान में भी जनाब एक ऐसा ही कैरवान जो है जिसको तैयार किया गया है और उनका नाम है मंसूर मुस्तफ़ा और हम मंसूर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मंसूर। वेल बाखबर सवेरा। आपके पीछे जो मैं कैरवान देख रही हूँ, मैंने दुनिया में जितने भी कैरवान देखे बड़े उससे मुख्तलिफ हैं, क्या कुछ है इसमें? ये टीयर ड्रॉप ट्रेलर है, एक आंसू की शेप के उस पर बना हुआ है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं। ये आप नेशनल पार्क्स में लेकर जा सकते हैं जहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनाने की इजाज़त नहीं है, तो ये आपको एक एक्सेस देता है, आप उस जगह पे जा सकते हैं और आप वही घर वाली फीलिंग आपके साथ जाएगी। आपको होटल में चेक इन चेक आउट नहीं करना, तो आपको बहुत ईज़ देता है कि आप इजीली नेचर एंजॉय कर सकें और बाकी अपनी जो टेंशन हैं वो एक साइड पे रख दें। अच्छा, अब ये बताएं, कैरावान जो लोग ड्राइव करते हैं उन लोगों को बड़ी अच्छी तरह आइडिया होगा, वेट डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा इशू है। ज़रा सा वेट पीछे अनइवन हो तो गाड़ी सामने जो है ना, जिसको कहते हैं वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है, लोकल ज़ुबान में बेतौला हो जाती है गाड़ी। तो क्या इसमें ऐसा कोई इशू तो नहीं है? इसका पहले मैं बता देता हूँ, वेट अराउंड 450 kgs है और इसके जैसे आप देख रहे हैं टायर से पीछे लगाया गया है एक्सल। ये इसलिए होता है कि ये पीछे से सोए न करे। इसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि 60% वेट इसका आगे है और जिसकी वजह से सोए नहीं होता। तो वो जो आप बात कर रहे हैं, अगर वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर वो वेट सही डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो तो वो सोए आ जाता है। और छोटे ट्रेलर्स में वैसे भी नहीं। सहूलियात जरा थोड़ी सी बताइएगा, सहूलियात क्या क्या है इसके अंदर? खोल के तो दिखाएं हमें। मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो बेड दिया जा रहा है, 2 बंदों का बेड दिया जा रहा है, अंदर लाइट्स हैं कैबिन में और ऑप्शनल फीचर में एसी और हीटर भी दिए जा रहे हैं। आप दिखा सकते। That's incredible। सही, ठीक है। अच्छा, कितना बड़ा है? और अंदर स्टोरेज की कैबिनेट्स वगैरह हैं, वॉशरूम है अंदर, किचन की सहूलियात, कुछ ऐसी चीजें हैं? वॉशरूम इसके साथ नहीं दिया जा रहा है, इसके साथ हॉट शावर दिया जा रहा है, पानी की फैसिलिटी है। वो उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। मैं आपको पहले किचन दिखा देता हूँ। ये फुल किचन है जिसमें आपको सिंक दिया जा रहा है, ग्रे वाटर टैंक, बर्नर स्टोव है जिसको ब्यूटेन गैस पे भी चलता है, एलपीजी पे भी चल सकता है, सिलेंडर भी दे रहे हैं ब्लास्ट प्रूफ साथ। ये स्पूंज रैक है, ये कूलर इसकी बॉक्स है जिसमें आप बर्फ डाल सकते हैं और आपके जो है ना 2-3 दिन से आराम में निकल जाती हैं, कोई भी चिकन वगैरह खराब नहीं होती। ये बाकी कैबिनेट्स हैं जिसमें आप बर्तन वगैरह रख सकते हैं। एक खूबसूरत सी लाइट दी गई है जो बड़ी खूबसूरत लगती है। ये इस साइड पे आ जाते हैं तो ये शावर दिया गया है और गीजर है साथ
आप इसको वो सिलेंडर लगा देते हैं अगर बर्फ वगैरह में कहीं जाना है तो ये वाटर प्रूफ है। तो आप ये इसको खोलेंगे और यहाँ पे शावर टेंट लग जाता है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शनल फीचर है एक साथ। क्या तो बात वो लग जाता है Wonderful. स्टैंडिंग शावर। मंसूर, इसका आइडिया कैसे आया कि आपने कुछ कुछ अपने लिए ऐसे कैरवान बनाना है, बिकॉज दिस लुक्स वेरी डिफरेंट। इसका आइडिया ऐसे से आया कि मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो हम लोग बैक पैकिंग करते थे, ट्रैवल करते थे, तो वी यूज्ड टू ट्रैवल फॉर मंथ्स, तो हम ट्रेलर्स के ही यूज़ करते थे। तो अपनी ईस्टर्न सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ फीचर्स इसमें ऐसे डाले हैं कि हमारे यहाँ जो यूज़ होता है, जैसे पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो दिया गया है साथ, जो कि बाहर नहीं आता। तो ये इसकी अमेरिकन मॉडल से इंस्पिरेशंस ली गई हैं, लेकिन डिज़ाइन 100% इंडिजिनस और मेड इन पाकिस्तान है। तो फिर मैं जब वापस आया तो मैंने बहुत एक ये चीज़ फील की, मैं इंपोर्ट कराना चाह रहा था जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था और कस्टम्स के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अलाउ नहीं करते। तो फिर मैंने कंपनी कुनहार कैंपर्स के नाम से मैंने ये लॉन्च किया और फिर अभी ये प्रोडक्ट लॉन्च किया 8 लाख पे और इनिशियल 50,000 डिस्काउंट दे रहे हैं। दैट्स इनक्रेडिबल। अच्छा, अब ज़रा ये भी बता दें कि ये किन गाड़ियों के साथ अटैच हो सकता है? अब ज़्यादातर पाकिस्तान में छोटी गाड़ियाँ हैं, बाहर के मुल्कों में इतनी छोटी गाड़ियाँ नहीं होती, तो ये क्या किसी भी गाड़ी के साथ अटैच हो सकता है? ऑल्सो जल्दी से ऐड करना चाह रही हूँ, देखिए बाहर के ममालिक में तो हमारे पास पार्किंग की जगह होती है, यहाँ पे पाकिस्तान में इसके लिए क्या है? देखिए जहाँ तक गाड़ी अटैच करने की बात है, ये इसीलिए इसका वेट अराउंड 450 kgs है, जिसके साथ ब्रेक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हर गाड़ी के साथ अटैच हो सकता है, डिपेंड करता है आप जा किधर हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हिली एरिया में जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली 4x4 चाहिए होगी, लेकिन करोला के साथ भी लग जाता है, कैमरी के साथ लग जाता है, होंडा वगैरह के साथ लग जाता है, लेकिन ये छोटी जापानीज़ गाड़ियों के साथ नहीं लगता। बहरहाल ईजिली टोएबल है किसी भी कार के साथ, और लाइट सब्स जैसे पाकिस्तान में अभी लॉन्च हो रही हैं तो उन सब के साथ ये लग सकता है। इनक्रेडिबल, बहुत ही ज़बरदस्त है और हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तानी एडवेंचरिस्ट्स हैं वो इस आपके प्रोडक्ट को बड़ा अच्छा रिस्पांस देंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। हमारे मुस्तफ़ा मौजूद थे और अपने इस कैरवान के बारे में बताया। बिल्कुल शफात, और इस कैरवान के कॉन्सेप्ट को मेरे ख्याल से यहाँ पे फैलने की जरूरत है, क्योंकि वाकई अब टूरिज्म आपने सस्ती करनी है तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एंड इसके लिए डेडिकेटेड पार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बात कही थी। खैर जी, यहाँ पर वक्त हो गया है आप लोगों से इजाजत लेने का। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।